आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है कृष्णान शर्मा जी। अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, यहाँ रेड लाइन के लिए बदले दरवाजे जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। क्या भैया गुरु देखो ऐसा है, हम यहाँ पे करना है मिमिक्री और मिमिक्री के साथ होता रहेगा पॉडकास्ट, ठीक है। बसंते इनको तो के सामने मत नाचना। कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं डॉक्टर गुलाटी बनके, कभी आ रहे हैं रिंकू भाभी बनके, कभी अमिताभ बच्चन। इस फील्ड में मैं उनको बहुत दिल से अपना आइडल मानता हूँ। वो मेरे गुरुजी हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा। Hi, Master Dr. Mr. Gulati. Hi, everybody. Yes, what a busy day. नमस्कार, हमें रिंकू देवी कहते हैं और हमारे हस्बैंड आपका बिल्कुल भी नहीं करते। आदराबाद अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। देवी सज्जनों, कैसे हैं आप? एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कैरियर कैसे बड़ा कैरियर हो सकता है, कैसे सक्सेस हो सकता है? कह रहे वो सर्च कर अपना दिल्ली मेट्रो वायरल मिमिक्री बॉय। मैंने कहा दिल्ली मेट्रो वायरल मिमिक्री बॉय। मैंने देखा रवि जी, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, ये जितने भी लीडिंग हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, सबने वायरल मिमिक्री आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस मिमिक्री, दिल्ली मेट्रो, ये सब वो सब चीजें। अच्छा है। हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मुझे लटका देंगे सूली पे, ऐसे आंखें बाहर आएंगी, ऐसे जुबान पे पड़ेगी। तुम्हारी बुज़दिली नामर्दांगी एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अच्छा है। धीरे धीरे करके मेरे को कोई बड़ा आदमी देख लेगा, वो मुझे एक्टिंग करने के लिए बुलाएगा, मुझे करण जौहर की कोई मूवी मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा डबिंग के लिए भी मूवी मिल सकते हैं। हे भैया, ये कॉकरोच मेरा सारा खाना खा गया। आ गया बिल्ला एक और दिन के साथ, अब क्या मिलाएगा कॉकरोचों से हाथ। आईआईटी बाबा वगैरह, तो उसकी आवाज। अभी आपका फिलोसफी आपको क्या है, आप ये डिपेंड करता है ना। अभी मेरे घर पे लड़ाई हो रही है तो मैं क्या करूं? क्या सुनना चाहते हो? हाँ, इतना वृद्ध हो गए हैं ससुर, तब भी हमसे मनोरंजन कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है कृष्णान शर्मा जी, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। कृष्णान शर्मा जी की एक रील सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिस पर करीब 6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णान शर्मा जी से और जानेंगे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे वो इस सफर तक पहुंचे, और अगर आप भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, कैसे आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में लोगों के सामने आए, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? धन्यवाद आपकी पूरी जनता को, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। देखिए, सबसे पहले बात यह है रवि जी की वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है ना, वो शुरुआत से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। कब से इसकी शुरुआत थी? जब मैं बचपन में कार्टून्स देखा करता था। अच्छा। अब कार्टून्स में क्या होता था कि जितने भी हम देख रहे होते थे, तो हालांकि जापानीज कार्टून्स मेजरली वो हुआ करते थे, शिनचैन, डोरेमोन एंड ऑल। तो उसमें अब वो देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अब कैरेक्टर की वॉइस आ रही है। वो बंदा जो है वो अलग अलग आवाज है। जैसे शिनचैन है, ए बॉम, मेरा नाम है शिनचैन और मेरी उम्र है 5 साल, है ना, वो सी चीजें। तो वो देख रहा हूँ अब मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शिनचैन की जो भी आवाज कर रहा है वो एक बच्चा ही है, उसकी मॉम की जो आवाज कर रही है वो एक लड़की ही है, और उसके दोस्तों की वो भी कोई मतलब उन्हीं सेम एज ग्रुप। अब मेरे को हैरानी तब हुई जब मैंने थोड़ा सा आगे चल के, जब इंटरनेट का एक्सेस मिला, जब देखा कि यार ये यूट्यूब पर मैंने चेक किया कि इन लोगों की एक्चुअल वॉइस जो होती है वो करता कौन है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पता लगा कि बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ फीमेल कलाकार थी जो शिनचैन की आवाज कर रही हैं। जैसे एक सोनाली समथिंग उनका नाम है, आजकल बहुत चल रहे हैं, जो डोरेमोन का जो शायद कपिल शर्मा के शो में भी आई। जी। तो वो डोरेमोन पे करती हैं। अब वहां मेरी दुनिया पलट गई, मैंने कहा यार ये क्या है मतलब तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा एक ना इंक्लिनेशन थी कि मुझे ये वॉइस ओवर्स और ये जो आवाज निकालने वाली चीज है ये सब करना है। अब शुरुआत की बात करें तो फिर आगे, जब खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब सन 2017 करीब, जब मैं 10th क्लास में था, तो
उस वक्त मैंने कपिल शर्मा शो में देखा सुनील ग्रोवर सर को। अच्छा। इस फील्ड में मैं उनको बहुत दिल से अपना आइडल मानता हूँ। वो मेरे गुरुजी हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा। बहुत वक्त तक उनके ट्विटर पर उनको टैग कर करके पीछे पड़ा रहा, रोज ट्वीट करता था और बोलता था कि एक दिन जो है ना आपसे मैं मिलूंगा, आपके साथ परफॉर्म करूंगा। मेरा एक्टिंग और थिएटर्स में भी काफी रहा है। अच्छा। तो मैं उनको रोज मैसेज करता था, करते 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 एक दिन उनका रिप्लाई आया। अच्छा जी। 11 सितंबर 2018 को। अच्छा, क्या बोले वो? उनका रिप्लाई आया, जैसे मैं हर ट्वीट के बिगिनिंग में एक चीज यूज करता था, लव फॉर सुनील ग्रोवर, एक हैशटैग लव फॉर सुनील ग्रोवर, और उसके आगे अपनी बात रखता था और रोज मैं ट्वीट करता था। अब होता ये है कि एक दिन जो मैसेज उनका आया उसके अंदर ट्वीट पे लिखा हुआ था, लव फ्रॉम सुनील ग्रोवर, थैंक्स कृष्णाश, द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ योर ट्वीट्स इज दैट यू नेवर आस्क फॉर अ रिप्लाई। और ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्वीट था, आज भी मुझे याद है। अब करीब 7 साल उस बात को हो चुके हैं और मुझे याद है कि मैं कहीं से बाहर से आया था पिकनिक से अपनी, और मेरे हाथ में फोन था, मेरे हाथ से फोन गिर गया था। मैंने कहा अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी ने आपको ट्विटर पे रिप्लाई दिया, काफी बड़ी बात है। तो अब क्या हुआ कि सुनील ग्रोवर सर की पर्टिकुलरली मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि वो जो कैरेक्टर करते थे आके ना, कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं डॉक्टर गुलाटी बन के, कभी आ रहे हैं रिंकू भाभी बन के, कभी अमिताभ बच्चन। कपिल शर्मा शो में जो हमारा भी फेवरेट कैरेक्टर है वो सुनील ग्रोवर सर। वो क्योंकि मैं बाकी कपिल शर्मा शो पूरा देखता हूँ लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब वो आते हैं स्टेज पे तो अलग ही मजा आ जाता है उसमें शो में। जी एक्चुअली पता है क्या है रवि जी, सुनील ग्रोवर जी जो है ना काफी, अब तो खैर मतलब सब लोग अब पहचानने लगे हैं कि वो उनकी कला की किस क्या स्तर है, लेकिन वो उस दौर पे मतलब मैं तो उनके बारे में बहुत पढ़ता था। उन्होंने मास्टर्स कर रखा है थिएटर में। अच्छा। ठीक है। वो उन्होंने भी अपनी जर्नी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट शुरू की थी, रेडियो जॉकी बने मुंबई जाके, और बड़े बड़े फिर फिल्मी करके एक चैनल उस टाइम पे आया करता था, उसके अंदर उन्होंने शोज किए, चला लाल हीरो बनने, इस तरह के बहुत सारे। अच्छा। तो उनकी जो जर्नी मैंने पढ़ी ना, मतलब मुझे उस वक्त हैरानी होती थी कि इतना टैलेंट, और वो जो आपको वहां पे कपिल शर्मा शो पे दिखता था ना कि वो इतने कितने मतलब कितनी आसानी से वो इतने सारे कैरेक्टर्स कर दे रहे हैं, इतने एफर्टलेस लगते थे, लेकिन उसके पीछे उनकी 28 साल की मेहनत थी। जी बिल्कुल। क्योंकि आप मतलब आपके दर्शकों को भी, कई लोगों को नहीं पता होगा कि सुनील ग्रोवर जी की पहली जो फिल्म थी वो 1998 में आई थी, प्यार तो होना ही था। अच्छा। अजय देवगन के साथ। तब से वो हमने सुनील ग्रोवर जी को गजनी फिल्म में देखा था। हाँ जी, हाँ जी। जो संजय सिंघानिया में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मुझे लग रहा था कि वो वही उनकी पहली फिल्म है। ये जानकारी आपने नहीं दी। हाँ, तो वो प्यार तो होना ही था में एक सीन आता है जिसके अंदर अजय देवगन की मूंछ कटवा रहे होते हैं वो, तो वो जो उसमें एक जो नाई का किरदार था वही सुनील ग्रोवर थे। अच्छा। और वहां पे उसका, और जसपाल भट्टी जी जब एक बहुत लेजेंडरी कॉमेडियन रहे, उनके शो में फिर उनको शुरुआत मिली सुनील ग्रोवर सर को। तो खैर उनकी जर्नी फॉलो करते करते वहां जब मैंने देखा उनको कि यार ये कितने सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, सब अपनी आवाजें, एक ही इंसान है, ठीक है, और वो कभी ऐसे आके बोलता है, हाय मास्टर डॉक्टर मिस्टर गुलाटी, हाय हाय एवरीबॉडी, यस व्हाट अ बिजी डे, एक ऐसा आता है, फिर आता है फिर से, नमस्कार हम रिंकू देविक आते हैं और हमारे हस्बैंड हमका बिल्कुल प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। और फिर उसके बाद में वो आते हैं अमिताभ बच्चन बनके, और अमिताभ बच्चन बनकर बोलते हैं, आदराबाद अभिनंदन स्वागत है आप सभी का, देवी सज्जनों कैसे हैं आप? भाई देखें ऐसा है भाई साहब, हम सुनील ग्रोवर जी की मिमिक्री कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी के हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो जो चीज दिखी कि इस प्रकार से कोई इंसान ऐसे आवाजें स्विच कैसे कर सकता है, सही बात। तो वो चीज देख करके लगा यार मुझे भी ये करना है। शुरुआत से कार्टून्स की और कुत्ते बिल्लियों की आवाज करता था ट्राई। अच्छा। तो मुझे लगा यार जब इनकी भी कर रहा हूँ तो इनकी ट्राई कर लेते हैं। करते करते 2017 के ही नवंबर में मैंने शुरुआत की, और अमिताभ बच्चन जी के आवाज सीखने से मैंने शुरुआत की और की ट्राई करी। 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, गला खराब हुआ बहुत टाइम तक, लेकिन फिर फाइनली मैं सीख गया अमिताभ बच्चन जी की आवाज। अच्छा। और एक बड़ी मजेदार चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा कि मिमिक्री जब एक बार आप किसी एक की सीख जाते हैं तो बहुत आसान होता है कि आप किसी दूसरे की स्विच कर सके। इसके लिए कोई ट्रिक होती है? ट्रिक एज इन जैसे अगर आप कभी किसी एक की आवाज, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन जी की आवाज पकड़ ली और मुझे पता है कि मेरे को अपने वोकल कॉर्ड्स को, अपनी आवाज को किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है,
मतलब मैंने ज्यादा, शायद हम आगे इस बारे में और बात करेंगे डिटेल में या नहीं, बट मिमिक्री का जो प्रोसेस है सबसे आसान तरीका है, आप आवाज से ज्यादा ना उनके एक्सेंट को पकड़ो। अच्छा। एक्सेंट क्या है कि अगर मैं अमिताभ बच्चन जी की अभी मैं वॉइस रखूंगा, लेकिन एक्सेंट में कुछ और रखूंगा अजीब सा, तो अच्छा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल, जैसे ट्राई करते हैं। और अभी जी मैं वही कह रहा था, यहाँ से मैं अभी आया था गाड़ी पे से, तो यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था, मेरे को बड़ा बुरा लगा। तो ये अमिताभ बच्चन जी का एक्सेंट नहीं है, जी जी, टोन नहीं सही है, कहा जी। लेकिन आवाज उन्हीं की है, आवाज का टेक्सचर वही है। जी। लेकिन अब मैं अपनी आवाज रखूंगा और अमिताभ बच्चन जी का एक्सेंट करूंगा, टोन रखूंगा उनकी, तो देखिए कितना फर्क आता है। जी। आदर आभार अभिनंदन स्वागत है आप सभी का देवे सज्जनों। भाई देखिए ऐसा है, ये original हाँ, है। तो ये मेरी आवाज है, लेकिन मैं जो है एक्सेंट को कॉपी कर रहा जी। हूँ। अब बस मुझे उसके अंदर अपनी आवाज डाल देनी है अमिताभ बच्चन जी की, तो नहीं, वो आवाज निकालना भी हाँ। तो कठिन पार्ट है। अब ये एक्सेंट का, जी एक्सेंट का जो होता है ना, वो एक्टिंग जब आप कर रहे हो या वॉइस ओवर कर रहे हो, कुछ भी आप कला से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, सबसे की प्लेयर जो होता है वो होता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अच्छा। हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद के अंत तक मैं आपकी मिमिक्री करने लग जाऊं, हो अच्छा। सकता है, मतलब मैं ऐसा धमकी नहीं देता। मैंने एक रील देखा था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। उसमें एक लड़का उसने ओपन चैलेंज दिया कि कोई भी आ जाए मैं उसकी कॉपी कर दूंगा। हाँ। और ये रील काफी वायरल हो हाँ रही जी, है। हाँ जी। ये मुझे भी हैरानी होती है कि आखिर यार ये कैसे पॉसिबल है कि Correct. 2-3 मिनट के अंदर सामने वाले को देखा और आपने उसको कॉपी कर लिया। बहुत कठिन है ये। हम लोग उनकी जो ट्रिक है ना, वो एक्चुअली क्या, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी वोकल रेंज क्या है। अच्छा। आप अगर मेरी आवाज सुनेंगे तो वो मेरी ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा हल्की नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो मैं इसको बहुत भारी करके भी बात कर सकता हूँ, जी। एकदम गहराई में जाकर आपके हृदय को छूती हुई आवाज। और अगर मैं अभी एक लड़की की तरह बात करूँ तो अच्छा लगा ना? हाँ जी। तो इस तरह से, तो जब आपकी एक मीडियम लेवल की आवाज होती है ना, आप उसको ऊपर ले जाओ, आप उसको नीचे ले जाओ, आप उसको उसी के अंदर कुछ एक्सेंट को इधर उधर कर लो। अभी जो मेरी वॉइस है ये कैसी है? मीडियम लेवल की है या कैसी है? बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल यूनिक है। आपको क्या लगता है मेरी आवाज के बारे में? आपकी आवाज से ज्यादा मैं तो इसको हम एंड में लेंगे इस सवाल को, अगर इसको मैं एंड में करूंगा ताकि तब तक और एनालाइज कर लूं, और मेरा दिमाग सवालों पे से ज्यादा वो आपकी आवाज पे रहेगा। जी जी। आपकी सोशल मीडिया पर रील काफी वायरल हो रही है जिसपे करीब 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और अभी भी लगातार वायरल हो रही है। कई लोगों ने तो उसको स्टेटस पर लगाया, हमारे दोस्तों ने भी। आप अगर उस रील को एक बार दोहराना चाहें, हमारे स्टूडियो में मौजूद लोग भी उसको सुनना चाहते हैं, एक बार जी, जी। रील क्या थी वो, कैसे आपने उसमें वॉइस निकाली, कैसे आपने उसको कॉपी किया, एक बार आप जी सुना दें। एक्चुअली इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच में, जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है ना कि इंडक्शन प्रोग्राम होता है फर्स्ट ईयर में, एकदम जब आप आए हैं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। आपके जो क्लास मेंटोर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है और आपको चुनना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, आप डिबेट पार्ट लो, आप थिएटर कर लो, आप कुछ कर लो। मैंने छूटते मिमिक्री चुनी। अच्छा। तो मैंने मिमिक्री चुनी और मैंने स्टेज पे गया। मिमिक्री एक बहुत मतलब ऐसा, मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, बट एक एक्चुअल एक बात है कि एक बहुत रेयर टैलेंट है, बहुत कम लोग इसको ट्राई करते हैं क्योंकि लोग इसको सोचते हैं कि ये कुछ अजीब, इनका गला में शायद कुछ होगा। अच्छा, मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपने पहली बार इसको ट्राई किया तो एक ये होता है ना कि हम उसको सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने सबसे पहले किसे सुनाना चालू किया? आपने जो प्रैक्टिस है किस पे आपने प्रैक्टिस? मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ 4 साल छोटा है मुझसे, और मतलब बचपन में सबसे ज्यादा जो लड़ाई बिल्कुल आदमखोर टाइप की होती है वो भी मैंने उससे करी है। और एक दूसरे को आवाज निकालना, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा भाई है, उसकी भी वोकल रेंज मेरी ऐसी है। अच्छा। काफी हद तक वो भी आवाज को ऊपर नीचे करके हल्का बहुत एडजस्ट कर लेता है। मतलब डीएनए में है ये टैलेंट? डीएनए में कह सकते हैं यार। मतलब एक होता है ना कि वो साथ में रहता पूरा पूरा दिन, देख रहा भाई अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा, मैं भी करूंगा। अच्छा। तो वो भी थोड़ा बहुत करने लगा था। खैर, तो उसको मैंने पहली बार उनकी करके दिखाई थी। ऋतिक रोशन का एक कैरेक्टर है कोई मिल गया का, है ना, तो वो हालांकि प्रैक्टिस में इतना नहीं, जादू वाला या वो रोहित वाला? अच्छा। तो हालांकि प्रैक्टिस नहीं, मैं नहीं जानता कैसी आएगी, बट ऐसे थी। माँ ये दुनिया बहुत खराब है माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे बॉर्नविटा पिलाना, मैं चैन से मौत की नींद सो जाऊंगा। तो इस तरह से अब ये वाली जो वॉइस थी, अब कोई मिल गया अपना टीवी पे बहुत आती रहती थी, खाली बैठे बैठे हम दोनों गर्मियों की छुट्टी में ये देखते रहते थे, तो वो देखी, मैंने कहा ये तो हो जाएगी। आपने अपने टैलेंट को एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ। बिल्कुल फ्री टाइम में उसको ही करना है। टैलेंट को एंजॉयमेंट में कन्वर्ट किया रवि जी, या कहूँ कि एंजॉयमेंट टैलेंट में कन्वर्ट हो हाँ, ये भी ये ज्यादा इसको वो डिफाइन करेगा, क्योंकि मैंने उसको निकाल के दिखाई, वो कह रहे हो भाई ये कैसे कर रहे हो,
मैंने क्या, कह रहे यही जो अभी आपने किया। मैंने कहा क्या किया, ठीक तो था। कह रहे तो बहुत सही है, कुछ और करो। फिर वो अमीन सयानी आते थे, है ना। अमीन सयानी एक मतलब जो बहुत पुराने लोग रहे होंगे उनको जानते होंगे वो, कि एक रेडियो प्रेजेंटर उस वक्त के अकेले वही थे अच्छा। जो कभी भी लता मंगेशकर जी का, किशोर कुमार जी का कभी वो आने वाला है कोई गाना, तो उसके अंदर वो ऐसे, सिवा का गीत माला के पुराने संगीत के चाहने वालों को आप लोग जानते होंगे कि इस प्रकार से किशोर कुमार का लिखा हुआ, किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना ये रहा, कुछ इस तरह से। जी जी, वो बात- ज्यादातर जो इस समय प्रदर्शनियां, नुमाइश लगते हैं, हाँ, मेले हाँ। लगते हैं, उसमें जो अनाउंसमेंट होते हैं हाँ, हाँ। वो ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। हाँ, वो अमीन साहनी जी के ही अच्छा। रेफरेंस से ये सारी बनाई जाती थी। अच्छा। तो फिर मैंने उनकी ट्राई करी। मैंने फिर वो मतलब वॉइस नोट भेजा था, उस वक्त व्हाट्सएप नया नया था। अब मैं अपने मौसी के घर गया था, मेरे मौसी का बेटा कह रहा कि भाई ये क्या टूल यूज किया है तुमने, ये क्या कैसे बनाया, किस सॉफ्टवेयर से। मैं क्या टूल, गले से किया है और कैसे, कौन सा टूल यूज करेंगे। तो वहां पे फिर मेरे को लगा यार ये कुछ तो ऐसी चीज है जो बाकी नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। कॉलेज वाली स्टोरी हमारी अधूरी हाँ जी, रही। हाँ जी, कॉलेज आप स्टेज परफॉर्मेंस आपने दिया, पहला जी। जो आपने दिया, फिर क्या हुआ? हाँ, तो कॉलेज में अब वहां पर जब मैंने शुरू किया तो उसके अंदर वो जो एक्ट था वही एक्ट मैं मेजरली दोहराता हूँ, और वो एक्ट मेरे आइडल सुनील ग्रोवर सर का ही एक एक्ट है, अच्छा। जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग एक्टर्स की थी। जैसे इरफान खान उसके होस्ट होते यदि हैं। आप बता सके जी हमारे जी जी दर्शकों बिल्कुल। को। तो उसमें इरफान खान बोलते हैं, क्या भैया, क्या भैया गुरु, गुरु देखो ऐसा है, हम यहाँ पे करना है मिमिक्री, और मिमिक्री के साथ होता रहेगा पॉडकास्ट, ठीक है, समझ रहे हो गुरु? हाँ। ठीक है। तो ये इस तरह से इरफान खान। फिर उसके बाद में धर्मेंद्र, बेटा सनी, बसंते, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, इस तरह से। तो उसमें और अलग अलग भी कैरेक्टर्स, जैसे अमरीश पुरी एक बड़ा मेरे को जी, पसंद जी, है, अमरीश पुरी जी का करना, क्योंकि उसमें ना बहुत डीप बेस है। अरे लाजो भाई, इस पॉडकास्ट पर आकर मैं तो यही कहूंगा, मोगैम्बो खुश हुआ। तो इस तरह से तो ये मैंने एक्ट वहां पे परफॉर्म किया, एक स्टोरी लाइन थी उसमें, खैर तो वो किया। वहां पे लोग बिल्कुल अचंभित, वहां पे अच्छा। मजा आ गया उनको एकदम, क्योंकि सेम मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था, क्योंकि यही सेम चीज मैंने अपने स्कूल में भी ट्राई की थी। 2 फरवरी 2018, ये डेट इसलिए मेरे को याद है क्योंकि यही वो डेट थी जब मैंने पहली बार मिमिक्री परफॉर्म की थी। इसकी एक अलग कहानी है, कभी बात करेंगे इस पे। वो तो अनुभव अलग ही होता है जब आप पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, या आप कई लोगों हाँ, के हाँ, सामने हाँ। परफॉर्मेंस। मतलब एक्चुअली क्या, वो भगवान की इतनी कृपा रही थी, और पूरी जर्नी में मैं मेरे इष्ट महादेव है, तो उनको मैं इतना, मैं मतलब बहुत भक्ति भाव से देखता हूँ। और पिछले साल काशी भी रहा 15 दिन, तो मतलब खैर वो ऐसा था कि उस दिन मैं उस परफॉर्मेंस से करीब 10 से 15 दिन पहले ही उस स्टेज पे, मेरा आखिरी एग्जाम था मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड, तो स्टेज पर, जैसे स्टेज है तो मैं उस पर ना ऐसे हाथ फेरते फेरते चल रहा हूँ, और मेरा दोस्त था विनायक नाम का, तो मैंने उसको बोला यार पता नहीं स्टेज पे कभी चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। चढ़े थे वो छोटे मोटे शो के लिए, तो उतने में ही मुझे मेरे सर ने बुलाया, कह रहे कृष्णा इधर आओ। उन्हें पता था मैं मिमिक्री करना आ चुका है इस लड़के को। कह रहे कि 2 फरवरी को ना एक परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आओ परफॉर्म करो। और वहां अचानक से मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही मुझे वो मिल गया कि भाई यहाँ पे इसी स्टेज पे, अभी मैं बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पे चाहिए मौका, तो सेम मैंने वही किया वहां पे। लोगों ने मुझे जाना मेरे कॉलेज में, फिर अब वो समझ गए भाई ये लड़का मिमिक्री तो करता है। अब हम मेट्रो से ट्रेवल करते थे, वैशाली मेट्रो मेरा नियरेस्ट अच्छा। है, तो मेरे दोस्त गौरव तिवारी, अभिषेक, जतिन, ये 3 लोग मेरे साथ थे, सौरभ। तो इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो देखेंगे ना इंटरव्यू, और वो देखेंगे भाई तो नाम नहीं लिया तो वो इतना मारेंगे मुझे। नहीं, ये होना भी चाहिए कि आपके बिल्कुल बिल्कुल। कठिनाई के समय में जो लोग हाँ जी, हाँ आपके जी। साथ थे उन्हें मतलब हमें भूलना मैं नहीं तो, चाहिए। क्योंकि मैं रेडी नहीं था मिमिक्री करने के लिए, उन्होंने जबरदस्ती मुझे खींच के बोला भाई कर, तो मैं उनको Motivation बहुत वहां श्रेय से देता हूँ उस मिलता चीज का, बहुत क्रेडिट देता हूँ जी। उनको। तो वो लोग मेरे साथ थे उस वक्त, और उन्होंने बोला कि भाई अब मिमिक्री कर मेट्रो की। तो वैशाली जैसे अब शुरू होती है ना मेट्रो, अच्छा। तो वो खाली कोच रहता है, लास्ट कोच में बैठते हैं, वो खाली कोच रहता है। तो खाली कोच में कुछ भी करे इंसान, हम लटक रहे, वो मेरे दोस्त वो लटक रहे हैं उस पे, वो जो बाहर होता है उसमें ये मेट्रो। किस वर्ष की बात है, किस सन की बात अभी 2023 की, मतलब 2023 की बात महीना? है। ये था अपना अप्रैल मई के करीब। अच्छा। तो हम जब भी जा रहे होते हैं उस पे वो बार बार जो ऊपर है उस पे लटक रहे हैं, पुलअप्स जी, मार जी, रहे हैं, जी। ठीक है, मजे कर रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, ऐसी ऐसी। तो फिर अब उसी कड़ी में मैं भी अपना योगदान प्रदान कर रहा था, तो मैंने भी उसमें कर दिया। जैसे अगला स्टेशन वैशाली है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरे। अब वो कह रहे भाई ये तुमने क्या किया,
वही मैंने बहुत से कहा- लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आवाज ये आ कहाँ से रही है। हाँ हाँ अभी मेट्रो की स्पीकर से आ नहीं रही है आवाज, हाँ हाँ है ना, और ये बंदा खड़ा है इसके पास से आवाज आ रही हाँ है। जी हाँ जी। अभी एक यस मैडम करके स्टार्टअप है, उसके लिए ऐड भी की थी मैंने मेट्रो में अच्छा। जाके। तो उन्होंने बोला भाई तुम ना ऐसे ही करो जैसे उसमें करा था। तो मैं कर रहा था तो उनको लगा कि वो उसको तो देखते अनाउंसमेंट की जो स्पीकर होता है ना, कह रहे वहां से क्यों आवाज नहीं आ रही। तो मैं उन्होंने देखा पीछे फिर ऐसे देखो, तो वो ऐड देखेंगे आप तो कई लोगों को ऐसा भी रिएक्शन था, यहाँ से कैसे आवाज आ रही है। ठीक है, तो वो चीज होती है। अब मतलब ये अगेन ये महादेव की कृपा है कि इतनी कला से मुझे प्रदान की है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं सब चीजें देख करके। और सुनील ग्रोवर जी का उस वक्त मुझे सबसे बेस्ट जो चीज लगती थी, कला अपनी जगह है, टैलेंट अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरों को हंसा रहा है अपनी तथाकथित बेइज्जती करा करके, अपने कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिमीन करा के, कपड़े कपड़े फाड़ रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो अब एक सभ्य समाज के रूप से अगर आप एक बड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल से देखेंगे, अरे ये भी कोई करने की चीज है, ये क्या सब करा, लड़की बन के कौन आता है। आप ये नहीं देख रहे कि उस व्यक्ति के लड़की बन के आने से कितने कैंसर के मरीज आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें रिकवरी फास्ट हुई है। कितने लोग होते हैं जो अपने डिप्रेशन के फेस में, अपने एंजाइटी, अपने स्ट्रेस के फेज में रात को बॉस से गालियां सुनकर आ रहे हैं, और रात को आ रहे हैं और देख रहे हैं सुनील ग्रोवर की कॉमेडी देख रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉमेडियन की कॉमेडी देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो हंस रहे हैं, वो खुश है ना। तो जो लोग इस चीज पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हें बुरा साबित करते हैं, आप तो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आपको तो आप पहले ही अधिकार खो चुके हैं किसी को कुछ बोलने का। जो इंसान वो कर रहा है, जो अपनी कला का इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको उससे आपत्ति। और खैर वैसे जब हम आर्ट फॉर्म में होते हैं, जब हम थिएटर करते हैं, तो हमको थिएटर में साफ तो पता जाता है कि भाई एक कैरेक्टर आपके लिए कैरेक्टर होना चाहिए। वो ना, अगर आप एक किन्नर का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप ये नहीं जान रहे यार मैं किन्नर का कैसे करूंगा, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। एक कैरेक्टर आपके लिए कैरेक्टर है, चाहे वो कैरेक्टर आपका महात्मा गांधी का हो, चाहे नाथूराम गोडसे का हो, चाहे नरेंद्र मोदी का हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे कुछ भी हो, आपको वो कैरेक्टर करना है। चाहे आप राम बन रहे हैं, रावण बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है उस कैरेक्टर को बेस्ट पॉसिबल वे में करना। यही एक अच्छे कलाकार की निशानी होती है, और यही सुनील ग्रोवर सर ने बहुत निपुणता से किया है और आज तक करते भी आ रहे हैं। तो वहीं से फिर अपना वो वीडियो जैसे उस दिन जो आपने मेट्रो में आपने बताया कि हमने किया, तो इसका सुझाव किसने दिया आपको कि चलिए रील बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे यही story लगाएं? जिन निष्ठुर पापियों की मैंने बात करी, जिनके नाम लिए, ये सारे अभिषेक, दोस्त आपके गौरव, साथ थे? जतिन, हाँ जी, इन सब अच्छा, लोगों ने अच्छा। बोला कि भाई और वो वीडियो पोस्ट किसने की? वो मैंने की थी। मतलब अभिषेक जो दोस्त है मेरा, उसने, उसका भी एक व्लॉगिंग चैनल है, तो खैर उसने मेरी, उसने ऐसे करके ना, ऐसे बिल्कुल चुपचाप से बनाई करे। अच्छा। मैंने कहा क्या, तो मैं क्या शुरू हो जा, तो मैंने फिर ऐसे पकड़ा हुआ, उसमें वो रील आप देखेंगे ना, तो उसमें हाँ, ऐसे मैंने देखा हाँ, ये। तो वो उसमें पकड़ा हुआ है। अब वो आप देखेंगे ना, उसमें बहुत भीड़ है, भीड़? अखंड भीड़ है, क्योंकि वो कश्मीरी गेट का इंटरचेंज है। अच्छा। और जो लोग दिल्ली मेट्रो से रेगुलर सफर करते हैं वो जानते हैं कि कश्मीरी गेट का इंटरचेंज और राजीव चौक का इंटरचेंज, ये भयानक लेवल के इंटरचेंजेस है, उसमें अथाह भीड़ होती है। जी। और उस भीड़ में इन पापियों ने, इन दानवों ने मुझसे मिमिक्री कराई और कह रहा भाई शुरू हो जा। ठीक है, तो मैंने की। हालांकि अब इतना अलाउड नहीं है दिल्ली मेट्रो में, मिमिक्री के अलावा और भी बहुत सारी असभ्य चीजें भी वायरल और हुई, मारपीट की वीडियो वायरल, मारपीट, गाली गलौज, बहुत चीजें, प्रेम, जी, सब जी। चीजों की जी। वायरल हुई है वीडियोस। तो जो आपने वीडियो डाली वायरल कब हुई, वो आपको कैसे पता लगा और आपके पहले रिएक्शन क्या थे? उस जर्नी को भी बताएं एक बार हमारे बड़ा है दर्शकों को। तो वो बड़ा अच्छा कैसा लगा फील हुआ? हाँ, बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त जब 2018 में वो पहला मिमिक्री का शो हुआ था ना, तो उस वक्त एक होता ना कि आप कुछ भी, कोई आपको कुछ मौका मिल गया, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, मुझे पता नहीं दर्शकों के साथ या आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, आपको कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी टीम के अभी यहाँ पे सब बैठे हैं जो जर्नलिज्म के फील्ड के हैं, तो आप लोगों को जब भी आपका ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि अभी आपके साथ में नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में आपको काम करना है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन एक मन में ना एक ख्याल आता है यार अभी नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में आ गए हैं, ये चैनल ग्रो करेगा, लल्लन टॉप वगैरह सबसे ऊपर चला जाएगा, एक दिन हम भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट के अंदर आएंगे, और पता है ये जो अपना घर है ना, इसकी जगह एक बंगला बनाएंगे, एडवांस में लेंगे। हाँ, एक बढ़िया सा बढ़िया बनाएंगे, हाँ, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में डालूंगा। अरे भाई रुक जा अभी आप बस पहला स्टेप आपने चढ़ा है, लेकिन ये दिमाग जो होता है ये ऐसा होता है, ये सपने देखना बहुत जल्दी शुरू करता है, जी। है ना, वो आपको बताना शुरू करता है आपका ये हो गया ना,
तो अब आगे देखो कैसा चलेगा। उस वक्त स्टेज पे जब मैं चढ़ा था, मैं सोचा था यार स्टेज पे चढ़ गया हूँ, लोग पसंद करेंगे, बहुत मजा आएगा, और धीरे धीरे करके मेरे को कोई बड़ा आदमी देख लेगा, वो मुझे एक्टिंग करने के लिए बुलाएगा, मुझे करण जौहर की कोई मूवी मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा इंसान। डबिंग के लिए भी मूवी मिल सकते हैं। हाँ? डबिंग जो होती है मूवी हाँ, डबिंग के लिए ये सब चीजें, तो उस टाइम पे ये सब चीजें मैं सोचा करता था कि मैं वॉइस ओवर्स करूंगा, मेरे न्यूज इंटरव्यूज होंगे, ये सब चीजें न्यूज पेपर्स में। जब ये चीज वायरल हुई उस दिन मैं अपनी फैमिली और अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ में हम सब लोग मिलकर के परिवार सब अमृत सुखदेव ढाबा दिल्ली में होटल में, तो वहाँ हम गए, जा रहे थे, रास्ते में थे, तो मैं ऐसे ही अपना जैसे रास्ते में अपना फोन चला रहे हैं, तो मैंने देखा इंस्टाग्राम बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रखे हैं। और तब तक मैंने लास्ट जब उससे पहले चेक किया था तो 1 से 2,000 व्यूज आए थे, और वो बहुत नॉर्मल था कि मतलब 1 से 2,000 व्यूज ही आते थे। हाँ, और वो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं आराम से। तो मैंने वो देखा उस पर मैंने 7-8 हजार व्यूज आ चुके हैं। नाइस, ठीक है, बस मतलब इतना था मेरा कि चल ठीक है, हो गया। मैं पहुंचे, पराठे खाए, चाय पी, वहां से निकलते हुए देखा, मैंने कहा ये जो 7-8 हजार व्यूज थे ये 12-13 हजार कैसे हो गए। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। सोए, सुबह उठे, वो 12,000 व्यूज 50,000 व्यूज बन चुके थे। वो धीरे धीरे मेरे को फिर उस वक्त लगा कि भाई ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये रोज नहीं होती, ये हर किसी के साथ नहीं होती, जी। ये पहली बार हो रही है। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि अब कुछ बड़ा तगड़ा होने वाला है, मजेदार होने वाला है। लेकिन मुझे अपनी खराब किस्मत में इतना भरोसा था कि यार 50 हो गए, 51 नहीं होंगे, 51 हो गए, 51 हो गए, 52 तो होंगे ही नहीं। ऐसे करते 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 वो माइलस्टोन्स, फिर जब ये बढ़ने लगा, फिर वो खराब किस्मत अच्छी किस्मत में बदली, और वो भरोसा ऐसा हुआ यार 60,000 हो गए, 1 लाख भी अगर हो जाए तो लालच आने लगा। फिर लालच आने लगा। तो 1 लाख हुए, 1 लाख से 2, 3, 4, और वो 1 मिलियन का जब मार्क टच हुआ, उस वक्त सब बदल गया। मतलब उस वक्त एकदम से, क्योंकि मैं जब सुबह उठाऊं 1 मिलियन मार्क टच हो चुका है, इतना मुझे तो पता लगा है। मेरे जितने दोस्त, यार, रिश्तेदार, फैमिली जितने थे, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेरे को कम से कम मतलब उस दिन के बाद से आज तक मैं अभी तक उस टाइम के सारे मैसेजेस रीड नहीं कर पाया हूँ। मेरे अभी तक वो 200-250 व्हाट्सएप मैसेज अनरेड पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वाली चीज है, लेकिन व्यस्तता की हाँ, कि मतलब कैसे किसी हर मतलब सब फिर हो नहीं पाता फिर वो, ठीक है ना। तो मेरे को पहले लगता था कि यार ये सेलिब्रिटी लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, जैसे सुनील ग्रोवर सर को पहले टैग करता था, मैंने अरे यार क्या बड़े आदमी हुए, हाँ, हमें भैया रिप्लाई बट अब समझ में आया कि भाई अच्छा ये दिक्कत थी। तो खैर फिर उसके बाद में मैंने, फिर मेरे दोस्तों ने ना मुझे वो भेज रखे थे स्क्रीनशॉट्स, अच्छा कि भाई आपका जो वीडियो है ना उसके बारे में न्यूज आर्टिकल छपा है। मैंने कहा, कह रहे इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा मैंने कहा क्या, कह रहे इंडियन एक्सप्रेस। मैंने कहा अच्छा, कह रहे वो सर्च कर अपना दिल्ली मेट्रो वायरल मिमिक्री बॉय। मैंने कहा दिल्ली मेट्रो वायरल मिमिक्री बॉय। मैंने देखा रवि जी, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, अच्छा ये जितने भी लीडिंग हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, सब ने वायरल मिमिक्री, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस मिमिक्री इन दिल्ली मेट्रो, ये सब वो सब चीजें। अब मैं देख रहा हूँ उन्होंने मेरी फोटो लगा रखी है, उसके अंदर मेरी पूरी स्टोरी, कृष्णान शर्मा हूँ, कॉल हिमसेल्फ अ पॉडकास्टर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सब पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है मेरे बारे में। कहाँ से रिसर्च करके निकाल रखा कि मैं इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छा, आपसे इंजीनियरिंग कर कांटेक्ट रहा हूँ। किया नहीं और आपकी जानकारी पूरी उनके हाँ, पास। अच्छा मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ी खतरनाक है। और उस दिन मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन मुझे याद है कि क्योंकि मैं तब तक ये जो भक्ति है और स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर मैं बहुत गहरी तरीके से आ चुका था, टाइम हो चुका था उसको। और तब मैं उस रात को कमरा बंद करके बहुत इमोशनल हुआ था, क्योंकि मैं भगवान को याद कर रहा था कि मतलब बिकॉज हर किसी को पता होता है अपना पास्ट कैसा रहा, जी किसी ने इतना कुछ अच्छा काम किए नहीं है कि आपके साथ कुछ इतना अच्छा हो जाए। उस वक्त बहुत ग्रेटफुल फील होता है कि आपने इतना ज्यादा कुछ किया नहीं, भगवान ने आपको इतना कुछ दे दिया, जी आगे भी देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन बात है कि ग्रेटफुलनेस का, कि भगवान ने, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया। आप एटलीस्ट मांगने के चक्कर में ना इतने कभी लालची नहीं होना चाहिए कि आप ग्रेटिट्यूड प्रकट करना उनको भूल जाएं। सही बात। तो लोगों के साथ होता है कि जब वो बुरे वक्त में आते हैं तो उनकी भगवान में आस्था बढ़ती है। मेरा उल्टा होने लग गया था कि इतना अच्छा टाइम आ रहा था तो मेरी भगवान में आस्था और बढ़ती गई और वो कभी खत्म नहीं हुई, वो हमेशा बढ़ती रहेगी हमेशा से। तो उस वक्त मेरे पापा, जैसे आप देखेंगे न्यूज चैनल में अमूमन क्या होता है, सुबह टॉप 100 हेडलाइंस ये सब चीजें होती हैं, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिक्स सबसे पहले दिखाएंगे, बाहर की दिखाएंगे, फिल्म जगत की दिखाएंगे, फिर कुछ वायरल खबरें दिखाएंगे एंड में जाके। तो मेरे पापा
एबीपी न्यूज देख रहे थे, जैसे वो अच्छा। हमेशा से देखते हैं, और मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। पापा देख रहे हैं। पापा ने मुझे बहुत तेज आवाज लगाई, बुलाया बहुत तेज। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? भाग के आया मैं, और उसमें दिल्ली मेट्रो में ये शख्स वायरल हुआ है जिसका नाम कृष्णा शर्मा बताया जा रहा है, इन्होंने मिमिक्री की है, और मेरे वो रील की विजुअल्स दिखा रहे हैं उसमें। उस वक्त अब मेरे पापा देख रहे हैं पॉडकास्ट, यानी मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि हमारे इंडियन पेरेंट्स ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, खासकर हमारे माता पिता तो नहीं होते हैं इतने एक्सप्रेसिव। उस वक्त मैंने अपने पिताजी की और अपनी जो मेरी माँ है, उन दोनों के आंखों में वो चीज मैंने देखी जो हर बच्चा देखने को तरसता है। मैं कोई ऐसा पैसा नहीं कमा रहा था, मैंने कोई बहुत बड़े बड़े बंगले नहीं बनाए, ना मैंने कोई मर्सिडीज की गाड़ी खरीदी, लेकिन जस्ट एक वो अचीवमेंट कि वो टीवी पे आ गया। वो टीवी पे आने वाली जो चीज होती है ना, वो उसको कभी आप कम्पीट नहीं कर सकते। इवन ये जाकिर खान जो है हमारे कॉमेडियन, उन्होंने बोला वो यार यूट्यूब पे वो मिलियंस इतने बड़े हस्ती हैं, लेकिन जिस दिन उनका सोनी टीवी पे शो आया अभी रिसेंटली, तब जाके उनके माता पिता को ऐसा लगा कि भाई हमारा बेटा कुछ बहुत लेवल पे आ चुका है। जी। तो ये सोशल टीवी मीडिया हमारे जो माता पिता है उनको ज्यादा समझ में नहीं आता। आप हाँ। खूब उनको देखिए, सर देखो पापा इसमें 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, नहीं, लेकिन जब टीवी में आएगा हाँ। तो वो अलग ही खुशी होती है, हाँ। और अलग ही माहौल होता है कि देखो हम टीवी में आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो चीज बहुत इधर उधर, फिर पापा ने उसकी फोटो खींची सबसे पहले, और उसके बाद में इससे पहले पापा अपने ग्रुपों में भेजते, पापा को बाकियों ने भेज दिया था ग्रुप पे, कह रहे ये तो वही है आपका बेटा रिश्तेदारों से है। भी फोन आया होगा। सब उसके रिश्तेदारों को सबसे फोन आया, कांग्रेचुलेशन, ये वो बड़े मैसेजेस आए उस वक्त में। और फिर एक जो वहां पे उस वक्त मेरे से गलती हुई वो ये हुई कि एक होता है इंसान कभी कभी ओवर स्मार्ट हो जाता है, हाँ। कभी ज्यादा बुद्धि चला देते हैं। तो उस समय मैंने सोचा यार ये जो इंस्टाग्राम की रील्स होती है ना, आए दिन डेली लोग फेमस होते हैं, मैं भी हो गया, ठीक है हो गया, इससे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में ऑलरेडी था, यूट्यूब कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था उस वक्त। उस तो मैं सोचा नहीं यार मैं रील्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग टर्म मेरे को बेनिफिट्स नहीं देगा। जबकि मेरी उसके बाद की बनाई हुई रील्स 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज टच कर रही थी, 60-60 हजार 50 हजार तक व्यूज आ रहे थे उसमें रेगुलरली। लेकिन मैं ऐसा नहीं यार, छोड़ते हैं अब इसको, रहने देते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों मैंने वो डिसीजन लिया। मैं अच्छा। हालांकि अब ये भी था कि यार कॉमेडी मेरे को अपना वो ऐसा लगता है कि मैं कॉमेडी अच्छी इतना ज्यादा कर सकता हूँ, तो वो फिर मैंने धीरे धीरे क्विट किया, वो अपना यूट्यूब पर ही स्टिक रहा। फिर यूट्यूब पर तो व्यूज आए नहीं, वहां जो आ रहे थे वो भी चले गए। तो ये होता है, फिर इंसान को लेसन्स मिलते हैं अभी धीरे धीरे करके। अब रिसेंटली एक वो जो मेरी उस यस मैडम बिजनेस के साथ मेरी जो कोलैबोरेशन में रील थी, वो भी ठीक ठाक व्यूज उसने गेन किए, 2-3 लाख व्यूज। तो ऐसा लगा कि भगवान ने एक मौका और दिया है कि चल बेटा उस टाइम नहीं हुआ, अब कर लो। अभी आप किस किस एक्टर की आवाज निकाल लेते हैं, यदि आप हमें कुछ सैंपल देना चाहें? जी। अभी काफी एक्टर्स की आवाज आप ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, और जो कठिन होते हैं या जो इस समय काफी, जैसे ऋतिक रोशन की भी आप निकाल दो, सलमान खान है, इनकी भी मिमिक्री काफी वायरल होती है। आप एक बार बताएं हमारे दर्शकों जी, को, जी। सुना दें तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें ऐसा कि मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। जी। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाना पाटेकर जी से। अच्छा है। हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मुझे लटका देंगे सूली पे, ऐसे आंखें बाहर आएंगी, ऐसे जुबान पे पड़ेगी। तुम्हारी बुजदली नामर्दांगी एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अच्छा है। अब ये नाना पाटेकर जी की हुई। अब उसके बाद में हम आते हैं, कार्टून शो है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। जी जी, तो वो हमारा मैंने भी शुरुआत, फेवरेट था इसमें। हाँ मैंने बहुत देखा वो शो। तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं करके दिखाता हूँ। हे भैया, हे भैया, ये कॉकरोच मेरा सारा खाना खा गया। भैया मैं क्या करूं भैया, मैं तो ऐसे ही भूखा रह जाऊंगा भैया। हाँ ओए ऑगी, तो डर मत, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए मार डालूंगा, काट डालूंगा, चीर डालूंगा। ओए, ए, बाबू भैया, आगे का खाना हमारे सामने रखा है, इसको तो मैं खाऊंगा। अरे भैया इसको आप मत खाइए। हाँ अरे भैया ऐसा मत करो, आपको खाना खाना सब कुछ मिलेगा, और ये खाना आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा। हे अरे भैया आप ज्यादा फिक्र मत करो, और ये खाना तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। तो ये पूरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस के जितने भी, और जो उसकी वो जो कमेंट्री करते थे उसमें, तो वो नाना पाटेकर की ही एक वो उसमें ट्विस्ट था। आ गया बिल्ला एक और दिन के साथ,
अब क्या मिलाएगा कॉकरोचों से हाथ? अच्छा है। ऐसे करके उसमें वो कमेंट्री हुआ करती थी उसमें। और जो बॉब एक कैरेक्टर था उसमें, एक वो बुलडॉग का, वो अमरीश पुरी जी का एक कैरिकेचरिस्ट फॉर्म था। ओए ओए योगी, तूने मेरा घर तोड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ओए, इस तरह से। तो वो बहुत सारे कैरेक्टर्स, कई सारे एक्टर्स की कैरिकेचरिस्ट मिमिक्रीज हम कहते हैं। एक होता है कि आप उनका इम्पर्सनेशन कर रहे हैं, कि आप एकदम एग्जैक्ट उनको कर रहे हैं, देखो भाई तो बिल्कुल फर्क ही नहीं जी, है। आपने जी। देखा होगा सुनील ग्रोवर जी जब अमिताभ बच्चन बन के आते हैं, आप कह नहीं सकते कि कपिल वो- देव वाला हमने जब हाँ। बिल्कुल ऐसा कॉपी कर दिया, लग ही नहीं रहा कि वो हाँ। कपिल देव नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बहुत जबरदस्त मिमिक्री करते हैं वो। तो वो होता है इम्पर्सनेशन। जी। एक कैरिकेचरिस्ट मिमिक्री होती है जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स को ओवर द लाइफ जाकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिखाते हैं। कि जैसे अब शाहरुख खान कभी ऐसे नहीं बोलते थे, हे भैया, हे सिमरन, जा सिमरन जा, ऐसे ऐसे कभी बोलते। बहुत नॉर्मल बात करता है वो इंसान, लेकिन उसको फनी दिखाने के लिए ना उसको हे ये सब करते हैं वो लोग, तो उसको कैरिकेचरिस्ट कैसे कहते हैं। तो ये चीज होती है। अब इसी तरह सलमान खान है, उनकी भी कैरिकेचरिस्ट मिमिक्री बहुत फेमस है। ऐसे चलते हैं, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे शो बिग बॉस में। तो इस तरह से ये कैरिकेचरिस्ट रहती है। ये आपको एग्जैक्ट एक्टर जैसी नहीं लगेगी, लेकिन वो बस कॉमेडी करना है, फनी करना है, कैरेक्टर्स प्ले करना है, वो उसके लिए ऐसा रहता है। जैसे कि अभी मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो उनका कोई डायलॉग है सच मुझे याद नहीं आता, बट जैसे वो शुरू में आता है ऐसे, हाय क्या, हाय हाय बबू, क्या डिस्को डांसर, समझा क्या, आजा चल मेरे साथ डांस करेगा। तो ये है मिथुन चक्रवर्ती। इस तरह से और भी हैं, कभी आराम जी। से। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, जो आप वॉइस कॉपी करते हैं, एक्टिंग भी आप प्रॉपर कर लेते हो उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब अगर आप प्रॉपर जैसे कपिल शर्मा शो में जाएं तो आप उसके बिल्कुल कॉपी भी कर लेंगे। हाँ, हाँ। उसमें भी कोई असुविधा नहीं हो रही, प्रॉपर कॉपी कर रहे हैं सर। हाँ जी, एक्चुअली ये मतलब बहुत जरूरी है कि जब आप कभी अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब मैं खुद को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो सीखता हूँ जिन लोगों से, मैं उनकी जी, बात कर जी, रहा हूँ कि जो अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, आप कभी भी उनको देखेंगे तो आप खाली कभी ऐसे नहीं करेंगे। एक जय विजय सचान करके हैं, हाँ, देखा मैंने। हाँ, तो वो उनकी, आप शाहरुख खान की कभी मिमिक्री देखिए, ठीक है, तो वो बिल्कुल ना चश्मा वश्मा पहना हुआ एकदम बताएंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल ना आंखों से आंसू ला देंगे अपने, नैना 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 नैना, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो बस बस तुम्हें देखना चाहता हूं, मेरे नैना मेरी मेरी नैना को ढूंढते हैं। अरे नहीं आओ, ऐसा मतलब वो उस कैरेक्टर में घुस जाता है इंसान। और मिमिक्री आर्टिस्ट तभी एक अव्वल दर्जे का मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकता है जब वो उसका एक्सेंट जैसा रहता है वो कर रहा हो, उसकी आवाज भी कर रहा हो, और तो और सोने पे सुहागा वो उसकी एक्टिंग भी कर रहा हो। जैसे मैंने बताया कि मैं थिएटर भी करता था, तो कैरेक्टर प्ले करने की मेरे को आदत थी। वो चीज में मिमिक्री करने में मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जब आप उसकी एक्टिंग भी शुरू कर देते हैं ना, तो वो आप पे चार चांद लगा देता है कि आप उसकी आवाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका पूरा कैरेक्टर आप कर रहे हैं। और ये चीज अगेन सुनील ग्रोवर सर, मैं बार बार इसका मेंशन करता हूँ। काफी लोग हैं जो, जैसे आपने बताया कि मैं सुनील ग्रोवर सर को देखता था, तो मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी मिमिक्री करूंगा। जी। आज हो सकता हो कि आपकी वीडियो देखकर कुछ हमारे दर्शक सोचे कि मैं भी मिमिक्री करूंगा। जी। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें, प्रैक्टिस कैसे करें, इसकी क्या ट्रिक है, अगर आप बताना चाहें। जी जी, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, इट इज जस्ट लाइक, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप जिम जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप, मतलब जितने भी दर्शक होंगे आजकल मेजर लोग जिम जाते हैं, तो एक चीज पता हो गया, कोई कसरत भी करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप अगर स्क्वाट्स लगा रहे हैं, अगर आप बैठक कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको डिफिकल्टी होती है, आपकी मसल्स पर उतना कंट्रोल नहीं है। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप टिके रहे उस पर, जी। है ना, वो आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, या फिर आपकी मसल्स पे उतना कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली आपका ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना, इसके अंदर भी मसल्स ही हैं, वोकल कॉर्ड्स ही हैं, उनका कंट्रोल पाना ही मिमिक्री की एक टूल बॉक्स है। आपने वो अनलॉक कर लिया, वो सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है ना। अब उसको करना कैसे, सबसे आसान तरीका है, हर कोई करता है, कुत्ते बिल्लियों की आवाज निकालना। अच्छा। ये मिमिक्री हमने जीवन में कभी ना कभी सभी ने एक ना एक बार करी होगी, चाहे बचपन में करी हो या कभी करी हो, जी। ठीक है। जैसे बिल्ली आ गई ऐसे करके, ठीक है। जैसा वो कुत्ता होता है, कुत्ते की भी अलग अलग वेरिएशन होती है। जैसे अगर एक कुत्ता है बिल्कुल घुर्रा रहा है और वो भौंक रहा है, और बड़ा कुत्ता, ठीक है,
और एक है पिल्ला स्कूटी वूटी के नीचे आ गया, जी, जी। है ना, ऐसा। ये चीजें कैसे आती है? अब आप जब ये सब करोगे, ये तो बहुत ईजी है, मतलब ये तो आप सब लोग ट्राई करते रहता है हर कोई ना, अगर कोई कुत्ता देख दो भाव 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 ऐसा कर रहा जी। है ना। यहाँ से आपकी मैं बस एक सजेशन दे रहा हूँ, जो जैसे मैंने शुरू किया था वो मैं बता सकता हूँ। आपको यहाँ से ना समझ में आएगा कि मैं क्या वोकल कॉर्ड्स अपनी एडजस्ट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे को मेरी पर्टिकुलर आवाज निकल रही है। अच्छा। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या आता है, अब इंसानों पे आइए। आप जैसे मैं जो चीज बहुत प्रैक्टिस करता था ना, वो ये करता था कि मैं ना एक फोन कॉल की एक्टिंग करता था। अच्छा। जैसे फोन कॉल कैसे कि एक लड़का है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया है और अचानक से उसके पापा आ गए। उसमें क्या है ना, इसके अंदर इस चीज के अंदर क्या होता है कि आपकी ना स्विच करने की आवाज को दिमाग में भी कंडीशन बन जाती है कि हाँ। हाँ ऐसा हमें करना है। हाँ, तो आपकी क्या है ना कि आप आवाज को स्विच बहुत तेजी से करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ आपके दर्शकों को, ये आप ट्राई कीजिएगा जिसको करना है ना, जी। मिमिक्री सीखनी है। आपने शुरू किया, जैसे एक लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है, बीच में उसके पापा पकड़ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप आवाज बहुत जल्दी स्विच करेंगे ना, आपके वोकल कॉर्ड्स ट्रेन होंगी उस हिसाब से। हेलो, हाँ प्रिया, हाँ बोलो। अब मैं कह रहा था कि तुम आज मिल सकती हो? यार मैं तुम्हें कितनी बार बोला यार, तुम ऐसे कॉल मत किया करो ना, पापा घर पे होते हैं। यार पापा का क्या है यार, वो तो होंगे ना हमेशा घर पे। अरे यार तुम प्रिया कौन है? सॉरी। हेलो। अंकल जी नमस्ते। हाँ कौन? अंकल जी मैं राहुल। कौन राहुल बेटे? तो इस तरह से ये कुछ भी बोल लो, डायलॉग्स तो कुछ भी है खैर, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आवाज आपकी बार बार स्विच हो रही है। जी। ठीक है, कभी आवाज लड़के की है, कभी आवाज लड़के की है, कभी आवाज पापा की है। इस तरह से ये जो चीज स्विच वाली होती है ना, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करती है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे ना कि आप यहाँ पे आपकी ओरिजिनल आवाज है, ये मेरी आवाज है, यहाँ से मैं इसको डीप बेस लेके जाता हूँ तो ऐसे हो जाती है, और इसको ऐसे करते 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 वो और ऊपर लेके जाता है तो मेरी ऐसे आवाज हो जाती जैसे है। हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं हाँ। उसमें ये ऑप्शन आता अभी है। यहाँ पे मेरी आवाज है। है ना। तो ये एडजस्टमेंट जब आप सीख जाएंगे ना, उसके बाद मिमिक्री फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। जब आप किसी को भी कैरेक्टर को देखेंगे तब आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे IIT बाबा वगैरह है तो उसकी आवाज बहुत भारी होती है ऐसे, वो हंस रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये कैरिकेचरिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर आप जानते हैं कि कैरिकेचरिस्ट के अंदर क्या है कि आप समझते हैं कि वो हंसता है ऐसे ना, जैसे जैसे कोई ड्रग लेकर के हंस रहा है, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी वो हम महादेव के भक्त हैं, तो अभी आपका फिलोसफी आपको क्या है, आप ये डिपेंड करता है ना। अभी मेरे घर पे लड़ाई हो रही है तो मैं क्या करूं, इस तरह से। तो वो अब उसको कैरिकेचर पकड़ लिया, जिसको मिमिक्री करनी है उसकी उसने कर ली, है ना। यहाँ से आपकी बात ट्रेनिंग शुरू होती है कि आपने आवाज ऊपर नीचे करना सीख ली, आपने उस बंदे को ऑब्जर्व करके उसका एक्शन पकड़ना सीख लिया, मर्ज कर दिया, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, बन गई मिमिक्री। आपके लिए सिंपल है लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत कठिन है। ये प्रोसेस है। अब जैसे मतलब ऐसे यही है, इस तरह से यही है कि भाई तुमने 10th में अच्छा स्कोर किया, 11th 12th में बायोलॉजी ले ली, नीट का एग्जाम देकर क्रैक कर लिया, डॉक्टर की 5 साल की छोटी वो पढ़ाई होती है, कर ले, बन गए डॉक्टर। ये इस तरह से ही है, बिल्कुल सेम है। लेकिन बस एक प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से अमूमन सब लोग गुजरते हैं, काफी डिपेंड करता है कि आपकी वोकल रेंज किस लेवल की है। कई लोगों की बहुत भारी भारी आवाज होती है ना, जी। बहुत भारी भारी आवाज होती है, वो लो रेंज में, वो हाई पिच में जा ही नहीं सकते, वो हाई पिच में जाएंगे आवाज फट जाएगी। इसी तरह से लड़कियां जो होती हैं, आपने अमूमन लड़कियां जो मिमिक्री आर्टिस्ट होती हैं, आपने देखा होगा वो लड़कियों की ही करती हैं, क्योंकि वो भारी आवाज करके लड़कों में आ ही नहीं सकती, मतलब बहुत टफ होता है उनके लिए। ये जो मेरी आवाज है, ये आवाज आप देखेंगे, अगर आप सुनील ग्रोवर सर की भी आवाज देखेंगे तो उनकी आवाज भी ना एक मीडियम रेंज की है, उनकी बहुत भारी नहीं है। जैसे वो हालांकि वो इंटरव्यू देते हैं, बड़े आदमी हो चुके हैं तो थोड़ा सा लो पिच में से बात करते हैं। अब जैसे मैं बहुत, अगर मान ली मैं सेलिब्रिटी कोई होता तो मैं ऐसे, हाँ जी रवि जी बताइए, जी जी जी, जी। तो देखिए मेरी शुरुआत इस तरह से, तो ये होता है। तो वो आवाज का रेंज आपका क्या है वो डिसाइड करता है आप मिमिक्री कितनी सहजता से सीख सकते हैं। वर्तमान समय में IPL चल रहा है जी। कई लोगों के फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, आप किसी क्रिकेटर की वॉइस कॉपी कर सकते हैं? मैंने ट्राई बहुत किया था बट वो अच्छा होता नहीं है। बट वो जैसे वो सुनील ग्रोवर सर ही जब सिद्धू बाजी बन के आते थे, अच्छा। तो वो बड़ा मतलब, अब मैं मिमिक्री नहीं बट मेरे को मजा आता है करने में वो ऐसी। भाई मैं देखा, ओ भाई खड़ा चक दे पट्टे नब दे किल्ली, उड़ गई उसके गले दी पिल्ली, बहुत बढ़िया बेटा। और ये बाउंसर उसने जो मारी पैट कमिंस ने, खड़ा चल पट्टे, ओ बहुत बढ़िया बेटा, इस तरह से। तो ये जो है ना, वो मेरे को बड़ा मजा आता है उनकी करना, वो बड़ा लाइवली है। अब कई चीजें क्या करते हैं हम परफेक्शन के लिए करते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज मैंने सीखी परफेक्शन के लिए,
मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज ऐसे करनी थी। अगर मेरे को जो है इस तरह से अगर बात भी करनी पड़े, अमिताभ बच्चन बनकर जो है मेरे को पॉडकास्ट करना पड़े, तो वो भी मैं जो है सहजता से कर पाऊँ। तो वो जो चीज होती है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये जो सिद्धू वाली करी वो मजा आ रहा है कर ली ऐसी, जैसे IITN बाबा वाली थी वो भी ऐसी थी कि मजा आ रहा है कर ली, दैट्स इट। अब ज्यादा समय नहीं लगता किसी की वॉइस को कॉपी करने में। हाँ कह सकते हैं, लेकिन रवि जी बस एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब मुझे ऐसा लगा था कि सब लोग ना मेरी मिमिक्री के मोहताज तो हो गए, बट क्या है ना कि अब जैसे मैं कभी भी अपने स्कूल में जाता था, कह रहे अरे हरे कृष्णा आ जाए, अरे बड़ी उनकी आवाज करके दिखाना, तो अटेंशन मिल रहा था, सब ठीक था, सब बढ़िया था। लेकिन मुझे लगा था कि मेरी एक खुद की जो वॉइस है ना उसकी एक एक पहचान होनी चाहिए, एक मन में एक वो था कि मुझे एक ऐसा भी चाहिए। तो फिर वहां से मैंने पॉडकास्टिंग का और वॉइस ओवर्स की शुरुआत की, फिर वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स किए ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे वॉइस ओवर्स किए, इंग्लिश में, हिंदी में, डॉक्यूमेंट्रीज की, इस तरह से। तो उसके अंदर मेरी खुद की आवाज जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपके दर्शक कभी भी इस्कॉन दिल्ली है, मेन इस्कॉन का जो मंदिर है, जब आप वहां पर जाएंगे तो जो बाहर अनाउंसमेंट हो रही होती है रूल्स एंड वो रेगुलेशन, भी रील्स मैंने देखी है शायद आपकी। हाँ जी हाँ जी, तो वो मेरी आवाज अभी रिसेंटली वहां पे लगाई गई है। अभी मैं कल इस्कॉन में गया था, पहली बार मैंने सुनी थी, तो जब मैं वो सुनता हूँ ना तो एक अलग लेवल की संतुष्टि होती है। अब जैसे अब मैं माता पिता को वहां पे लेके जाऊंगा कभी इस्कॉन में, वहां पे ना वो सुनेंगे कि ऐसे वहां पर मेरी आवाज चल रही है, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक वो चीज होती है कि अपनी खुद की पहचान बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आपने सवाल पूछा था कि अगर कोई दर्शक सीखना चाहता है मिमिक्री, आप सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन सोलली इसको अपनी पहचान बनने ना दे। वो आपकी खुद की एक पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है। कई लोगों को बड़ा मजा आता है उनकी अगर पहचान बन जाती है। मेरी प्रेफरेंसेस अलग है, आपकी अलग व्यक्तिगत हो सकती है, ये सब चीजें हैं। हमारे ग्रुप में भी एक लड़का है, उसने वीडियो वगैरह नहीं बनाता, कॉलेज फ्रेंड है, तो वो भी ग्रुप में जैसे कोई भी बात बोलता है तो ये तरह तरह की आवाज चेंज करके वो भेजता रहता है। तो हम लोग काफी इंजॉय करते हैं ग्रुप में और काफी मजा भी आता है उसकी आवाज सुनने में। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने इस टैलेंट से किसी के साथ प्रैंक किया हो, अपने दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड बन के उसका कई दिनों तक आप बात करते रहे और वो समझ ना पाया, और कभी ऐसा हुआ? बहुत अथाह प्रैंक किए मैंने, मतलब वो तो मैं अभी आपने याद दिलाया तब मुझे अपना वो कलयुगी साइड में को याद आया। मैंने इतने भयानक लेवल के रुला देने वाले प्रैंक्स किए हैं। अच्छा। तो एक मैं शेयर करता हूँ, मेरे सबसे खतरनाक जो मेरे को एकदम याद आया। जी बिल्कुल। मेरा दोस्त था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, बट वो हम 9th 10th की वो बात थी, और वो फेमस था अपनी गुंडागर्दी के लिए। अच्छा। हाँ मतलब उस टाइम पे, हाँ डॉन बिल्कुल ना, जो पीटते पाड़ते थे और सो कॉल्ड क्लास के बाहर फील्डिंग बिछाते थे कुछ पर्टिकुलर लड़कों के लिए कि तू मेरी बंदी के साथ कैसे घूम रहा था, अब तू पिटा, उस टाइप के थे वो। लेकिन मेरी उससे अच्छी टर्म्स थी। मेरा हमेशा से मानना था भाई अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उससे बना के रखो जी। सही। और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि वो मेरे से ताकतवर था। तो इट इज जस्ट दैट आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। अब वो मेरा दोस्त था और मेरी उससे बातचीत होती थी और नॉर्मल थी, तो वो हमारे उस टाइम पे क्लास में, मतलब 9th 10th की उम्र के सोचिए आप, उसमें पीछे बैठ के वीट, ड्रग्स, अच्छा, ये सब हुक्का वुक्का और वो जो इलेक्ट्रिक होता है वेप वगैरह, ये सब चीजें वो कर रहे थे। तो वो लोग वो करते थे और ये चीज सबको जग जाहिर थी कि मतलब वो जो चश्मे का डब्बा होता है ना, चश्मा स्पेक्स जिसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर वो उनका एक डब्बा हुआ करता था और उसके अंदर वो कुछ वो ना सूखा पुदीना जैसा कुछ दिखता था। कॉलेज में माफिया थे वो? कॉलेज नहीं, स्कूल। अच्छा, 9th क्लास, 9th 10th क्लास, ठीक है। तो और वो मैंने एक बार देखा था दूर से कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और मैंने देखा क्या है वो, कुछ तो था उसमें, वो पत्तियां थी सुखाई हुई। अब मुझे नहीं पता वो मेरा हाँ इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है खैर फॉर्चुनेटली। तो अब मुझे चीज पता थी ड्रग्स वगैरह करते हैं, और तो मैंने क्या किया, एक दिन मेरा ना नया नंबर आया था फोन का, मैंने उसे फोन घुमाया उसके अपने फोन से, तो आवाज भारी कर सकते थे तब से, तो मैंने फोन किया। तो लेट्स से कि उसका नाम कुछ अमन बोल देते हैं, ठीक है कि अमन नाम उसका। तो मैंने बोला हाँ जी अमन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर बताइए। बेटा मैं नारकोटिक्स ब्यूरो से बात कर रहा हूँ और हमने एक सर्वे किया था अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कूल्स में सब जाके कि आपके कोई ग्रस्त तो नहीं है नशे के उसमें, तो आपके स्कूल से हमको आपका नाम मिला है और सिर्फ आपका मिला है। कह रहा अच्छा अंकल जी 1 मिनट ना, मैं अभी आपसे छत पे जाके बात करता हूँ, मैं पापा के साथ बैठा हूँ। उसने ये बात बोली और मैंने तो हंसी कंट्रोल करी है ना उस वक्त, ठीक है, और मैं म्यूट करके हंस रहा हूँ बहुत जोर से, ठीक है। अब वो छत पे पहुंचा, कह रहा
हाँ जी, हाँ सर बताइए। तो अंकल जी से वो सर पे आ गया, ठीक है। तो उसने, मैं बोला हाँ तो बेटा देखो, आपके हिसाब से आप जो कर रहे हो सही है। कह रहा नहीं सर मैं जानता हूँ गलत है, बट वो आदत लग जाती है ना एक बार तो छूटती नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं छोड़नी, देखो अब आपको मौका आपका छूट चुका है छोड़ने वोड़ने का। मैंने उसको ऐसा बताया, कह रहे कि आप जो ड्रग्स यूज करते हो ना वो इलीगल है, टोटली बैंड है, और एज वेज का भी इसमें अब कोई वो रहा नहीं है। सो आप अरेस्ट हो सकते हैं, मैं आपको बस एक चेतावनी दे रहा हूँ, अब जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। वो रोने पे आ गया, अच्छा। वो लड़का रो गया। अब वो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो जो लड़का है, मैंने उसको देखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे घूम रहा है पूरा डॉन, ठीक है अपना, उसका स्कूल में रुतबा है ना, जितनी भी लड़कियां वड़कियां होती सब उसके आसपास रहती थी, बिल्कुल एकदम टोरा जमा कर जो कहते थे ना, तो वो उस तरह से घूमता था। मैं देख रहा हूँ कॉल पे बिलक रहा हूँ, सर सर सॉरी सर माफ करो सर, सर मेरा करियर खत्म हो जाएगा सर, सॉरी सर सॉरी। मैंने कहा बेटा करियर तो आपने कभी बनाया नहीं। तो सर सॉरी सर मेरे को लास्ट मौका दे दो सर, सर मेरे दोस्त भी है सर, ये नहीं तो आप उनका भी नाम लिखो। मैंने कहा भाई कोई इतना नालायक इंसान कैसा हो सकता है कि अगर भाई मैं फंस रहा हूँ तो वो भी चले, जेल में भी मैं अकेले नहीं रहूंगा, रहूंगा उन दोस्तों के साथ। तो अब मैं कैसे भी करके अपना हंसी गंडो कर रहा हूँ, और वो जब बहुत रोने लगा कि सर मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहे भाई 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 ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं हूँ कृष्णांश। उसने मुझे कुछ साज सज्जित वेशभूषित अलंकारित शब्दों से मेरा श्रृंगार किया, और मुझे उसने बोला कि प्रिय मित्र आपने इस प्रकार की निष्ठुरता क्यों अपनाई। हमारे आंखों से नेत्रों से जल धारा बह रही है, उसका हम क्या करें। लेकिन वो प्योर वेस्टर्न दिल्ली स्टाइल में उसने मेरे से बात की। वो आपके पॉडकास्ट के लिए और कुछ मेरी नहीं खुद रहेगी। की ही इमेज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है वो शब्द। मैं बस सुन रहा था, मैं हंस रहा था बहुत जोर जोर से, मतलब मैं पेट फिर पकड़ बाद पकड़ में के ऐसा हंस- तो नहीं हुआ उन्होंने पीटा वीटा हो आपको? कुछ नहीं। उसके मन में उस दिन से डर बैठा था कि भाई ये तो प्रैंक था, किसी दिन असली भी कॉल आ सकता है। तो मतलब यदि आप फ्री हैं तो फ्री समय में आप किसी के साथ भी मजे ले सकते हैं हाँ, और हाँ। बढ़िया आपका टाइम हाँ, पास हो सकता है। बहुत, मतलब उस टाइम में तो टाइम भी बहुत था पास करने के लिए, और नंबर भी लोगों पे ज्यादा सेव था नहीं, तो मैं कर लेता था। लेकिन आजकल वो ट्रू कॉलर वगैरह आ गया सब कुछ, तो हालांकि करने को अभी भी कर सकते हैं। लास्ट मतलब मैंने प्रैंक्स वैसे करने बंद कर दिया। मेरे को जो ज्यादा मजा आता है वो ये आता है, जैसे आपने बताया आपके ग्रुप में एक जी, लड़का है हाँ, हाँ। जो वॉइस नोट्स भेजता है। उसका मैं इसी में जरूर पढ़ता हूँ, भले ही मैं किसी का पढ़ूँ ना हाँ, पढ़ूँ, हाँ। उसका वॉइस मैसेज आ जाता है, जरूर पूरा सुनता हूँ हाँ, क्या हाँ। बोल रहा है। तो जैसे हमारा भी ना, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, हम्म। तो उसके अंदर उनको एक बड़ा पसंद आता। अब मैं ना, जो मेरे को ज्यादा मिमिक्री से ज्यादा पसंद है वो मैं किरदार करना, अलग अलग कैरेक्टर्स बना करके उनकी आवाजें करना। ऐसे कोई रियल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे आप एक इमेजिन करना, अब ये मैं एक वॉइस कर रहा हूँ। जैसे राजू श्रीवास्तव करते थे गजोदर का, उनका एक Correct. था, वो उन्होंने ही उसको हाँ। लॉन्च किया। गजोदर भी एक करेक्ट किरदार करेक्ट है। करेक्ट। तो जैसे मैंने भी एक आधे कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे, जैसे कि उसमें एक कैरेक्टर है, आप इमेजिन करना, आप जो भी दर्शक देख रहे हैं आंख बंद करके इमेजिन करना है, एक सरदार बच्चा है, छोटा सा बिल्कुल, उसका नाम है गोली, और वो आपके सामने खड़ा हुआ और वो अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। हेलो अंकल, साडा नाम गोली है। और मेरे को ना खेलना बहुत पसंद है। मैंने एक बार छिपकली पकड़ के जमीन पे छिपकली पकड़ के ना उसको अपनी मम्मी को फेंक दिया था। लेकिन मेरे को उसके बाद छितर बहुत पड़े, बहुत ज्यादा, मैं क्या बताऊं। और मैं कहाँ से लाल हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये मेरे को इस तरह की चीजें मेरे को करना बड़ा पसंद है, कैरेक्टर्स बनाना। अब जैसे मैं ग्रुप की बात कर रहा था, जैसे आपका दोस्त वो अलग अलग किरदार करके भेजता है, मैं अपने ग्रुप पे एक अम्मा का किरदार करके, अच्छा। ठीक है, तो वो उसमें बेटे क्या कर रहा बेटे? नो भैया, नू कह रही मैं तेरे से, हेलो आवाज आ रही? मैं तो से यूं कह रही, अगर तेरे गला खराब है तो अदरक इलायची कूट के पी जा, काढ़ा बना ले, अपनी मम्मी को बोल दे तेरी महतारी ऐसी पड़ा करे, सोने रहा करे। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो चीज थी ना, अब ये कैरेक्टर्स बनाना, अब कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो मेरे को मजा आता है ना कैरेक्टर्स बनाने का, वो मेरे नेटिव प्लेस, मतलब मैं यही गाजियाबाद बागपत बॉर्डर पे मेरा गांव है, और वो हालांकि मैं रहा नहीं हूँ कभी अपने गांव में, लेकिन एक होता है ना कि मेरे पिताजी जब भी गांव में अपना फोन करते हैं, कभी भी हम सब ऐसे बैठते हैं मेरे पापा के साइड के, तो उनकी लैंग्वेज ना वो पकड़ते मालूम हैं। चल जाता है कि उधर साइड के क्या कल्चर है, हाँ, कैसे हाँ। बात करते हैं। नो भैया वो नो वहाँ का ऐसे ही बात करा करें वहाँ, तो ये उनका ज्यादा वो रहता है। तो वो मैं उसी उसमें लिहाज में, अब जो अम्मा वगैरह होती हैं
वो उसी अपने गांव के लैंग्वेज में बात करती थी। तो ये कैरेक्टर जो अम्मा वाला कैरेक्टर था, ये मेरे ग्रुप के लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। हमें भी पसंद आया सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब वो ना मेरे को ओकेजनली हर 2-3 हफ्ते में ना मुझे बोलते रहते हैं, कहते हैं कि भाई वो कर ले, ये कर ले, इस तरह से सब। एक बार फिर से मेरे को करके भेज यार, बोल दो भाई इसकी प्लेसमेंट नहीं लगी, इसका मजाक उड़ा, ऐसे ये सब चीजें वो करते हैं। तो उनको बड़ा मजा आता है इस तरह से। तो मेरा अब आजकल खैर प्रेफरेंस ये हो गया है, आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स भी हैं, हमारे चैनल, एक मेरा चैनल है दी एपिक भारत नाम से यूट्यूब पर, तो उसके ऊपर जो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी कैरेक्टर बेस पर ही हैं। अच्छा। जैसे अगर हम रामायण बना रहे हैं तो उसमें रामायण में श्री राम की आवाज है, तो वो कुछ उनकी जो आवाज है वो अब कैरेक्टर एक ही व्यक्ति अगर अलग अलग कैरेक्टर करे तो कितना अच्छा लगता है। जैसे अब राम जी का कैरेक्टर कोई कर रहा है तो उसमें बोल रहा है कि प्रिय सीते, यूं तो हमारे राघव वंश में अनेकों अनेकों रानियां रखने की परंपरा हमेशा से रही है, किंतु मैं तुमको एक वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखूंगा। इस तरह से कुछ भी। अच्छा, मैं आपको पर्सनली हाँ जी। बताऊंगा, मैंने कई वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ, और जैसा कि मैंने बताया हमारे ग्रुप में भी एक फ्रेंड है, अमिताभ बच्चन हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा हुआ, इनके वॉइस तो कॉपी सभी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन नए अपना नया किरदार बनाना, फिर अपना डायलॉग बनाना, फिर उसको परफॉर्म करना, ये हर किसी में नहीं होता। ये कई सारे टैलेंट का मिक्सचर होता है जो कि आपके अंदर है। Thank you. और मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं पहली बार आपके जितने टैलेंटेड पर्सन से अरे मिल सर, रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। ज्यादातर मैंने देखा है कि वो अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल देंगे जी, और जी। उसको कॉपी कर देंगे, जी। लेकिन आप क्या है कि आपके अंदर अलग ही टैलेंट है। जी, ये अलग है एक्चुअली। आपको लगता है इसलिए भी है ना क्योंकि अब ये मिश्रण है बहुत सारी चीजों। हाँ, मिश्रण है। हाँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने कई चीजों को देखा है, उनको अपने अंदर उस कैरेक्टर को उतारा है, और ये साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। हाँ। हमने अभी बीच में मेरी प्री वेडिंग शूट हुई, अच्छा। तो उसने कहा कि ऐसे करो ऐसे करो, हमसे तो ना हुई। ये भी बहुत कठिन काम है, कैसे करते हो आप पता नहीं, गॉड गिफ्टेड है भैया आपके साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने टैलेंट को सही समय पे पहचान लिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते हैं। जी, इस बात से जुड़ी हुई बस मैं एक छोटा सा जी, जी, बिल्कुल एक सर। मैसेज और देना चाहता हूँ। हालांकि मेरी उम्र और एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लोगों को सिखाऊं, लेकिन मैं बस एक चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। हर किसी के अंदर कुछ खूबी होती है, कुछ टैलेंट होता है, कुछ भी हो सकता है वो। मतलब वो अनन्या पांडे की तरह ये ना हो कि मैं जीभ से नाक टच कर दूं, वो मैं मतलब ऐसा मत कह देना भैया मैं ये कर देता हूँ। टैलेंट एज इन कोई भी ऐसी स्किल, कुछ ऐसा चीज जो आपको दूसरों से अलग बनाए, एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो लोगों में होता है टैलेंट। हमारे कॉर्पोरेट में, आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाइए, आपको अगर 100 लोग दिख रहे हैं, 100 में से 10 से 20 या शायद वो 30 भी नंबर हो सकता है, आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो बहुत टैलेंटेड है, अतः टैलेंटेड। उनका कुछ ना कुछ एक स्किल है, कुछ ना कुछ एक पसंद है, कुछ शौक है, लेकिन उन्होंने कहा अरे यार लेकिन उस पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे यार मैं छोड़ देता हूँ, अपना नौकरी है, महीने का 60-70 हजार तनख्वाह आती है, ठीक हूँ मैं भाई, ऐसा ठीक हूँ। मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है, आप इसको ऐसा ना करें। आपका कुछ स्किल है, ऐसा तो नहीं आप खाली नहीं बैठते होंगे, आप मूवी जरूर देखते होंगे, आप कुछ भी करते होंगे। अगर आपका लेट्स से आपको कुछ सिंगिंग का आपका शौक है, कभी भी किसी भी तरह से आप सैटरडे संडे कभी है, सैटरडे संडे किसी क्लब में जाइए, गाना गा दीजिए, या आपके ऑफिस पार्टीज में आप गाना गाइए, एक इनिशिएटिव लीजिए, रील्स बना के डालिए। अगर आप एक बात को इस तरह से समझिए, अगर आप भगवान में मानते हैं, आप मेरा विश्वास कीजिएगा, किसी को भी अगर टैलेंट कोई मिलता है ना, तो वो टैलेंट मिलने का मतलब होता है वो कला आपको भगवान ने दी है। कला, हमारे हिंदू धर्म में कला का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जितने भी आप बड़े बड़े ऋषि मुनि देखेंगे, हर कोई किसी ना किसी तरह से किसी कला से लिंक्ड रहा हमेशा से। नाट्य शास्त्र जैसे शास्त्र हमारे उसमें लिखे गए, जिसके अंदर एक्टिंग के बारे में और नाटकों के बारे में सब कुछ बताई जाती है, किस तरह से आप अपनी कथाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। रामलीला होती है, ये जो कला होती है ना, ये भगवान हर किसी को नहीं देते हैं। अगर आपको दी गई है, आप एक तरह से सोच के देखिए, भगवान ने आपको कोई एंटिटी दी है, गिफ्ट और हाँ गिफ्ट दी है, और आप उसको जो है ना, अरे यार, और आप उस चीज में आप वेस्ट कर रहे हो उसको, तो पाप वगैरह लगेगा नहीं लगेगा मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता ये चीज। बात ये है कि वो बस एक आप खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे, और अब भगवान ने आपको जो दूसरों से अलग बनाया ना, अब उस चीज के साथ अच्छा नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे। हाँ, तो आप जो है ना, कभी कभी सही, जितना आपको अलाउ करता है आपका स्केड्यूल उतना सही, लेकिन आप भले पैसे के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे के लिए करिए इसको, जरूरी नहीं है इसको आप प्रोफेशन ही बनाइए।
अभी मेरा कल एक इंटरव्यू था, वो मेरे से पूछ रहा था कि भाई आप इसको एज अ प्रोफेशन कैसे देखते हैं। मैंने कहा मैं मिमिक्री को प्रोफेशन की तरह देखता ही नहीं हूँ। मैं वॉइस ओवर्स को एक प्रोफेशन की तरह फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने ऐसे नहीं होते कि आप उससे अपना घर बार चला लें। आपका कमाने का आपका काम है, आप जॉब करें, जॉब कीजिए, बिजनेस करें, बिजनेस कीजिए, आप जो भी व्यवसाय में आप कीजिए वो आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ इन चीजों को छोड़िए मत कभी भी। फ्री टाइम में वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। भगवान की रिस्पेक्ट रखिए ना, कि आपको उन्होंने कोई चीज दी जी, है, जी, आपको कुछ सही दिया, तो उस चीज पे आपको काम करना चाहिए। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कैरियर कैसे बड़ा कैरियर हो सकता है, कैसे सक्सेस हो सकता है? और जैसे हमने देखा है, जैसे अभी पुष्पा 2 मूवी आई तो उसमें श्रेयस तलपड़े जो हाँ जी, है हाँ जी। उन्होंने अपनी वॉइस दी है। क्या ग्रोथ है इसमें और कितना क्या बेनिफिट मिलता है, आप अगर बताना चाहें सर? देखिए, एक तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से मार्केट काफी अगला चेंज हो सवाल गई मेरा है। इसी पर था, आर्टिफिशियल अच्छा। इंटेलिजेंस पर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली मेरी बीटेक भी इसी फील्ड में हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकिन बहुत closely आर्टिफिशियल देखते हैं। इंटेलिजेंस क्या है कि आप पर्दे के पीछे काम कर सकते हो, लेकिन यदि स्टेज पे हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चलेगा। हाँ, वहां और- पर आपको ही हाँ, प्रेजेंट करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल आपने ना रील्स देखी होंगी, जिसके अंदर वो एआई से वॉइस ओवर्स करवाते हैं। अब तो एआई से न्यूज भी आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एआई का आज तक पे आता है, न्यूज वो एंकर सारा पे आता है, something करके सना उसमें- करके कुछ सना, है, हाँ। वेदर का न्यूज बताते हैं वो। हाँ हाँ। लेकिन वो कभी भी पता है वो ऐसे कर देंगे, लेकिन connect feel नहीं होता कनेक्ट उसमें। कभी आपको नहीं करेंगे। जैसे आपने वॉइस ओवर करना है, ठीक है, तो वो नरेटिव वॉइस ओवर एक चल रहा है, तो जो वॉइस ओवर एआई जनरेट करते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि एक बार की बात है, राजा दशरथ ने अपने साथ ऐसे कर, ये बात, ठीक है, इमोशन लैक करता है। अगर मेरे को जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मेरे को डायलॉग करना है, मान लीजिए जैसे हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, अच्छा। जब श्री राम से पहली बार मिले थे, तो उसके अंदर वो जो डायलॉग बोल रहे हैं उसके अंदर अथाह इमोशन है। आप एआई के थ्रू उसके अंदर स्क्रिप्ट लिख देंगे, हे राम, मैंने आपको देखने के लिए पता नहीं कितने सारे युगों युगों तक इंतजार किया, ऐसे कोई भी लेकिन आप dialogue। कहीं पे इमोशनल Emotion होना, नहीं कहीं पर खुशी के साथ हाँ। बोलना, वो चीज एआई में नहीं अब है। लेकिन जब आप उसको एक असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करवाएंगे तो उसके अंदर आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा। हे राम, मैंने अपने जन्म जन्मांतर के कल्पांतरों तक कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन अपने इन तुच्छ नयनों से कर सकूंगा। ये चीज ये एआई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो आपको अपना स्किल सेट, आपको अपना डोमेन इस तरह से एनहांस करना है कि आप इररिप्लेसेबल बन कोई जाओ। भी मशीन जो है, हमने बचपन में पढ़ा, मशीन वो काम कर सकते है जो आप उसे बताओगे, हाँ, हाँ। लेकिन अपने मन से कोई काम नहीं कर हाँ, सकती। अपने मन से नहीं कर सकती, कि मतलब आप सोचे कि वहां पे इमोशन डाल दे उस लाइन में, उस लाइन में अपनी वॉइस थोड़ा सा इमोशन के साथ Correct. बोले, वो नहीं करे, वो उसी वे में बोलेगा हाँ। जिस वे में उसका आपने दिया बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। तो जी, अभी आपकी जितनी एवेंजर्स और ये सारी जितनी बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं, इसके अंदर जो डबिंग होती है, वो सारे प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमेशा से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। एआई का खुद भी मैं स्टूडेंट हूँ, जितनी प्रोग्रेशन हो रही है मैं बहुत रेगुलर इस पर अपडेट्स रखता हूँ, बहुत मतलब इसके लिए अपडेटेड रहता हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एज ऑफ द नियर फ्यूचर मैं ये नहीं देख रहा कि प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट जो कैरेक्टर वॉइसेस करते हैं उनको रिप्लेस कर देगा एआई, क्योंकि इमोशंस को कॉपी करना कोई मजाक की बात नहीं है, इतना आसानी से हो नहीं सकता। खैर, आपने जो सवाल ओरिजिनली पूछा था कि क्या वो कैरियर बना हाँ वो सकता है क्या इस लाइन में। करियर का क्या है, वो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको मैंने ये सवाल इसलिए जी। पूछा, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग टैलेंटेड है लेकिन वो छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको रीच नहीं मिल रही। हो सकता है सोशल मीडिया हो या कोई भी वजह हो सकती हाँ जी, है। हाँ जी। तो जो लोग अभी भी इस काम को कर रहे हैं, उनके पास ये टैलेंट है, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके इस आंसर से। जी जी जी। तो इसका साधारण सा मतलब एक पाथवे अगर हम समझ सकें, रोड मैप जो कहते हैं, वो ये है कि एक्चुअली जब मेरा मिमिक्री वाला वो जो रील वायरल हुआ था, तब जो ओरिजिनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं दिल्ली मेट्रो के, शमी नारंग सर, अच्छा। उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया था हौस खास में। तो मैं उनके स्टूडियो गया, मतलब मैं बाहर खड़ा, उनका बंगला बड़ा सा अच्छा सा, और मैं देख रहा हूँ यार एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का है ये। तो मैंने सोचा वो अंदर से आएंगे, तो कह रहे हम अभी घर पहुंचने वाले हैं। तो शिवम भी मेरे साथ गए थे वहां पे। तो अब हम बाहर खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो एक बहुत चमचमाती सी BMW आती है, ठीक है, वो आके साइड में रखती है, ब्लू ब्लैक समथिंग उसका कलर था, और वो हमारे साइड में रोकी। मैंने कहा नाइस, मतलब फिर मैंने देखा उसके अंदर से दिशांत नारंग जी जो है, जो उनके पुत्र हैं, वो उतरे हैं। तो हाय कृष्णा, मैंने कहा अरे भाई BMW से उतरे हैं। तो मुझे कार्स का बहुत शौक है, तो मैं गया हाय सर। तो वो वहां से शमी नारंग के डैड पीछे बैठे हैं,
तो जो पापा को डैड बोलते ना, तो मेरे को उनको देख के ऐसा लगता है यार। बहुत बड़े आदमी हैं हाँ, भाई। तो वो मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा यार इन्होंने वॉइस ओवर्स करते हुए अपनी एजेंसी खोली है, पिन ड्रॉप मीडिया। उन्होंने वहां पर फिर मुझे बुलाया, तो फिर मुझे एक तो जब वो बोलता हूँ कि पूरी धरती कांपती आवाज, मैं वो मेरे से पूछते आप कहाँ रहते हैं, मैंने कहा सर सिविल लाइंस के पास। तो उन्होंने जब पूछा ना, अच्छा सिविल लाइंस, ऐसा लगा कि सर मेट्रो में, अच्छा सिविल लाइंस। ठीक है, मुझे इतना सिविल लाइंस। तो हम अंडरग्राउंड बेसमेंट में उन्होंने एक अपना पूरा वो वॉइस ओवर स्टूडियो बना रखा है, पूरा प्रोफेशनल वॉइस ओवर स्टूडियो होता है, जो मैंने पहली बार देखा। अच्छा। उन्होंने बोला कि चलो वहां बैठ जाओ, तो वहां पर जाकर के, और वहीं पर उन्होंने अपने सारे मेट्रो के वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड किए, सब कुछ उन्होंने वहीं पर ही किया है। तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट थमा दी और वहां पे उन्होंने मुझे वॉइस ओवर करना सिखाया। अच्छा। वॉइस ओवर करना सिखाते कैसे, अब बोलने को तो कुछ भी, बहुत समय पहले की बात है, हम जब भी अपने आप को देखते हैं तो हमको ये सब चीजें ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब मैं पहले वॉइस ओवर करता था ना, तो मैं शब्द खा जाता था, इसको हमारे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं शब्द खा जाना। अच्छा। जैसे कि आप इतना स्पीड में बोल रहे हैं कि मैं अभी इस तरह से बात करने लग जाऊं कि मेरे सारे जो शब्द है ना वो एक दूसरे से ओवरलैप करने लग जाए, तो मजा नहीं आएगा बात करने में। जी। लेकिन अगर मैं इस तरह से पॉजेज ले लेके एक एक शब्द पे एम्फोसिस करके बात करूंगा ना, तो सुनने वाले को भी मजा आएगा, बोलने वाले को मजा आ ही रहा है, और हो सकता है कि इसके थ्रू आपकी वॉइस ओवर करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। मेरी एक जो मुझे प्लस पॉइंट था वो ये था कि उनके स्क्रिप्ट के अंदर एक श्लोक था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। तो इसका मतलब होता है जहां जहां पे नारी की पूजा होती है वहां वहां देवी देवता निवास करते हैं। अब वो स्क्रिप्ट में वो लाइन आई तो वो मैंने बहुत फ्लुएंटली बोल दी। तो शिवम मुझे बाद में बता रहा था कि अरे वो हैरान थे, कह रहे यार इतनी तो संस्कृत कितने वो बड़ी पेचीदी वो ऐसे लाइन थी, और उसने ऐसा उसने कैसे बोल दिया। लेकिन जो मेरी वहां पे उस वक्त कमियां थी वो ये थी कि मैं शब्द खा रहा था, मैं बीच बीच में ओवरलैप हो रहा था, मैं स्पीड में बोल रहा था, मुझे पॉजेस समझ नहीं आ रहे थे। वहां पर उन्होंने सिखाया, प्रॉपर ट्रेन किया कि आपको पॉजेस कैसे लेने हैं, आपको किन स्पेसिफिक शब्दों पर अपना एम्फोसिस डालना है। और ये केवल वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए नहीं है, बी इट एनी प्रोफेशन, कुछ भी हो, हम सबको बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ना किस तरह से हम बात कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। बीच पॉडकास्ट में मैंने एक जिक्र किया था, जो बड़े लोग हो जाते हैं ना तो वो लोग एक लो पिच में बात करते हैं, वो कभी मेरी तरह से, जैसे मैं अभी एक मीडियम पिच में बात कर रहा हूँ, वो लो पिच में बात करते हैं। वो आपको बहुत इस तरह से बात करेंगे, आप कभी भी ना बात करके देखना इस तरह से, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा गले में ना। तो हालांकि मेरे को तो आदत है खैर वो इस मीडियम में बात करने की। वो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया उस दिन, शमी नारायण जी ने, कि कभी भी ना इस पिच पे बात मत करना, इस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। लो पिच पे हमेशा बात करने से क्या होता है ना, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपके जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो अतिरिक्त स्ट्रेन से नहीं गुजरते। अच्छा। आपके गले को ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आप बोलते बोलते थकेंगे नहीं, है ना, ये चीज फायदा होता है। तो ये कुछ कुछ छोटी 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 चीजें थी जो उन्होंने वहां पर सिखाई। अब मेरे मन में ना, जब से मैं उनसे मिला था, मेरे मन में एक डाउट था, यार इस इंसान के पास जो बेस है ना वो इनको कलाकार बनाता है, वो इनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनाता है। तो जाते जाते मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा जैसे आपके गले में तो बेस है बहुत तगड़ा, तो आप तो बढ़िया कर ही लोगे, हम जैसे लोग क्या करें जो हमारे गले में बेस नहीं है। कह रहे कि बेस होने से आपकी आवाज अच्छी नहीं होती, मैं आपको इतने सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट दिखाऊंगा जिनकी आवाज में बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत उम्दा कलाकार है वॉइस ओवर इंडस्ट्री में। तो वो कह रहे बेस तो यार चेज करने जाओगे वो ठीक नहीं है ना, इट इज अबाउट कि आप कैसे उस चीज को परसीव कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट सब खेलते हैं, बैटिंग बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है, सूर्य कुमार यादव आकर के बैटिंग करके, ऋषभ पंत ऐसे स्कूप ड्राइव वगैरह सब टाइप के अपने अतरंगी शॉट्स लगा रहे हैं, तारीफ होती है, मजा आता है सबको देखने में, भाई इसने छक्के मार दिए, इसने चौके मार दिए। लेकिन लेजेंड्स कौन है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। जब विराट कोहली कवर ड्राइव मारता ना, जब उसके बल्ले के बीच में बॉल लगती है और सीधा वो जाती है बिल्कुल चौके के लिए, वो एलिगेंस, वो चीज उसको बनाती है बाकियों से। हाँ, अब जैसे इसी तरह से राहुल द्रविड़ थे, है ना, वो एकदम टेक्स्ट बुक क्रिकेट जिसको हम कहते हैं वो खेलते थे, कि एकदम जो ऐसा लगता था कि स्ट्रेट आउट ऑफ अ टेक्स्ट बुक, की वो किसी ने किताब लिख दी उसको फॉलो कर रहे हैं। अलग डिबेट है कि उससे रन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो अलग चीज है। द पॉइंट इज खूबसूरती, प्रोफेशनलिज्म दिखती है कि यार ये बंदा जो है ना ये स्किल्ड है, वो लप्पे नहीं मार रहा आगे, अच्छा 2 बॉल में 6-10 रन चाहिए, ऐसे कर दिया, वो कर ले, हर कोई कर लेगा। इट इज अबाउट कि आप किस
लहजे से, किस सोफिस्टिकेशन के साथ अपने काम को करना है। तो वो जो चीज थी उन्होंने शमी नारंग जी ने मेरे को सिखाई। तो यही, अब मैं सवाल पे वापस आता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या मेन करना चाहिए। अपने डिक्शन पर ध्यान दें। कई लोगों का डायलेक्ट ऐसा होता है, रीजनल डायलेक्ट ऐसा होता है जो श को स को श, प फ प इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें कि आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट लीजिए, एक लाइन है, टंग ट्विस्टर है, She sells seashells on the seashores. ये है। अब इसके अंदर देखिए श स स श श स स स श श कितना है? Seashells, अब कौन seashells. सा हमारा सा है ये हाँ, हमें नहीं अब समझ ये में आ रहा। she sells seashells on the seashore, है ना ये चीज। जैसे डिक्शन एक बहुत जरूरी चीज है जो वॉइस ओवर्स में सबसे पहले सिखाई जाती है। कि हमारे कॉलेज की थिएटर सोसाइटी भी है, तो उसके अंदर मैं लोगों को एक्टिंग के लिए कोच करता हूँ। तो उसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज मैं उनको बताता हूँ वो ये है कि जब आप थिएटर पे हो सकता है लास्ट बेंच वाले को आपका एक्सप्रेशन न दिख रहा हो, लेकिन उसको आपकी आवाज सुनाई देगी। उस आवाज से आप उस चीज को कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो आपको एक अच्छा कलाकार अगर है, आपकी बुरा आवाज अच्छी है तो ऑटोमेटिकली भले ही वो ना देख पाए, उसके हाँ। चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आवाज अच्छी बुरी से ज्यादा एक्सप्रेसिव। आप अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, जैसे मैंने शब्द ही बोला, तो मेरी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं जो लोग पूर्वांचल से हैं, तो उनको एक इशू आता है, वो शब्द को शब्द बोलते हैं। वही उनको इशू फेस, बहुत से लोग लखनऊ को नकलू बोलते हैं। नकलो बोलते हैं। हाँ, वो तो खैर वो रीजनल डायलेक्ट वो होता है कि आप शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से होते हैं तो आपको अपनी सारी बाउंड्रीज छोड़ करके एक न्यूट्रल उस पर आना चाहिए कि आप उस तरह पे, जैसे मैंने वॉइस ओवर्स किए हैं साउथ के लिए भी, मतलब साउथ में मैं तमिल में नहीं बोले, लेकिन इंग्लिश में मैंने किए थे। अब उसके अंदर ना कुछ वर्ड्स थे जो साउथ के लैंग्वेज में थे, कोरोमंगलम, इस तरह से कुछ चीजें थी। तो मैंने जो क्लाइंट थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप बताइए कि ये वर्ड बोलते कैसे। तो जब तक वो वर्ड सही नहीं आया तब तक मैंने आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इट इज अबाउट कि आप वो वर्ड बहुत एकदम आपको ना, एक वर्ड आपने खराब बोल दिया ना, वो आपकी पूरी ऑडियंस को ऐसे कर देगा, अरे यार क्या कर दिया इसने। जैसे अगर मैंने वर्ड बोल रहा हूँ ज्यादा और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, दिल्ली में हर साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये ना कोई अगर जिसको नॉलेज होगी ना इस चीज की, वो बोलेगा अरे यार ये इसने खराब कर दी, भले उसकी आवाज अब हम कितनी लोग अच्छी ने हो। जल्दबाजी में बोलने ज्यादा। हाँ। तो वो चीज क्या है ना कि वो ऐसे नहीं आती कि आप सिर्फ वॉइस ओवर करते वक्त आप इसका ध्यान कर रहे हैं, आपको वो चीज नेचुरल अपनी डे टू डे लाइफ में भी इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। मैं अपने घर वालों से भी ऐसी, मेरे पापा से बात कर रहा हूँ ना, मैं भी इसी ही तरीके से बात करता हूँ। जैसे मैं बिल्कुल बहुत टाई पैंट पहन करके बहुत एक माइक लेकर के बैठा हूँ, तो वो चीज अब खैर घर को भी आदत हो गई है पूरी। तो वो आदत तभी सुधरेगी जब आप उसको अपनी रियल डे टू डे लाइफ में भी इंप्रूव करेंगे। तो डिक्शन सबसे, फिर उसके बाद में आती है स्पीड, कि आप स्पीड क्या रख रहे हैं बोलते वक्त, धीरे बोलिए। हमारे मन में एक सबकॉन्शियस में ना, सबके माइंड में वो चीज होती है कि यार सामने वाला ना शायद मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद उसको ना जल्दी है कि कब ये बोलना खत्म करे, कब मैं निकलूं। ठीक है, वो चीज होती है लोगों को कि ऐसा हो, तो वो ना उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या उस नॉलेज की अभाव की वजह से जल्दी जल्दी बोलना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संजय शर्मा जी हैं, वो मतलब मेरे मामा लगते हैं एक तरह से, आज तक में बहुत सीनियर लेवल के वो जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे एक बार मैं मिला था, तो उन्होंने भी मेरी चीज पिन पॉइंट की थी कि भाई तू बहुत तेज बोलता है। और उन्होंने बोला था कि आपकी भाषा का जो रस है, उन्होंने ये लाइन यूज की थी, आपका जो भाषा का जो रस है वो दूसरे तक तभी पहुंच पाएगा जब आप बहुत धीरे धीरे उसको प्रोसेस करने का टाइम दोगे। जल्दी जल्दी बोलोगे ना, मजा नहीं आएगा। तो वो चीज, तो आपको स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, एम्फोसिस करना है शब्दों पे। आप कोई बात बोल रहे हैं, एक बार की बात है, श्री राम अपने वनवास से वापस आते वक्त पुष्पक विमान में बैठे, मान लीजिए यही लाइन है, तो ये मैंने बोले एक बार की बात है, श्री राम अपने वनवास से वापस आते वक्त पुष्पक विमान में बैठे। ये तो हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब आती मेंटोस लाइफ, मतलब जैसे एक अगर आप अच्छे से वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो एक बार की बात है, श्री राम अपने वनवास से वापस आते वक्त पुष्पक विमान में बैठकर अपने 14 वर्ष के वनवास को समाप्ति की ओर बढ़ा रहे थे। ये चीज आपने दोनों में फर्क नोटिस किया कि कुछ कीवर्ड्स हैं पर्टिकुलर जो उस कहानी के लिए बहुत जरूरी हैं। किस विमान में बैठे थे? पुष्पक। कितने साल? 14 साल। क्या था? वनवास। कौन थे? श्री राम। ये चीज कब की बात है? एक बार की बात है ये चीज। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि आप कभी भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी वॉइस ओवर कर रहे हैं, या आपकी पूरी टीम में जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो आप लोगों ने खैर प्रोफेशनली कोर्स कर रखा है। मैं आप लोगों के जितना नहीं हूँ, लेकिन मैं बस अपना एक बात शेयर कर रहा हूँ कि
हम जितना धीरे और एम्फोसिस के साथ चीजों पर बोलते हैं ना, दूसरे वाले को सुनने में उतना मजा आता है। और ये जो चीजें होती हैं ये आपको और बनाती हैं, सहजता से आप वॉइस ओवर्स कर पाते हैं। तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि लोग कई बार मैंने देखा है वॉइस ओवर कर रहे हैं, माइक यहाँ पे रखा हुआ है और बस ना ऐसे बात कर रहे हैं कि वॉइस का बस ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जब बड़े लेवल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देखेंगे, आपने नाम लिया पुष्पा मूवी में श्रेयस तलपड़े सर ने किया, आप नोटिस करेंगे जितने भी अभिनेता अच्छे होते हैं ना, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। कई मूवीज में हमने देखा कि साउथ की मूवीज में कई ऐसे पॉपुलर Bollywood के, हाँ। एक्टर्स हैं, उनकी आवाज आती है, पहचान समझ में आ जाता है कि हाँ ये हाँ, जैसे अभी ध्रुवा मूवी थी, उसमें रामचरण का जो कैरेक्टर था उसमें अजय देवगन ने डबिंग की थी। अच्छा। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है एक एक्टर। उसका कारण ये है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, माइक खोल के रखे हुए हैं सामने, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बस मतलब एम्फोसिस भी कर रहे हैं, डिक्शन भी अच्छा है, वो सब सही है, लेकिन वो अभी भी उसमें ना बात नहीं आ रही। लेकिन जब आप जावेद जाफरी जैसे बड़े कलाकारों को देखेंगे वॉइस ओवर करते हुए ना, वो ना एक्टिंग कर रहे होते हैं वॉइस ओवर करते वक्त, जैसे उनका चेहरा पूरा खुला हुआ होता है। जैसे अगर वो रावण का वॉइस ओवर, मतलब मैं जब भी कभी रावण का किरदार करता हूँ ना, तो मैं खुद को रावण से कम समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, मैं अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो जब आप अब मैं वॉइस ओवर के साथ साथ जब एक्टिंग करते हो आप, भले माइक तो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन आप उस चीज को एनहांस करने के लिए, अपने इमोशंस और अच्छे डिबेट करने के लिए अपना तो काम करो। तो मान लीजिए मुझे अभी वो रावण का वॉइस ओवर करना है, ठीक है, तो माइक ऑन किया, रिकॉर्डिंग ऑन है, अब मैं रावण के कैरेक्टर में आऊंगा, जैसे मैं असली में रावण प्ले कर रहा हूँ स्टेज पे। तो शुरुआत होती है ऐसे, उनकी हंसी दशग्रीव दशानन दशकंधर, मैं रावण, मैं ही लंकेश। ये चीज, उसका अहंकार, उसका एरोगेंस, ये चीज अगर मैं, अब तो खैर प्रैक्टिस हो गई, रावण की काफी बार करी है मैंने, तो वो मैं वैसे कर लूंगा। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो वो चीज आप बिना अपने चेहरे को एनिमेट किए, बिना अपने हाथों का यूज किए, एक्सप्रेशंस के साथ, जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप उस आवाज में, उस इमोशन में जान नहीं डाल पाएंगे। आप उसमें हमेशा विफल रहेंगे। विफल भी नहीं रहेंगे अगर आप, क्लाइंट को पसंद भी आएगा, आपके जो भी करवा रहे हैं उनको पसंद भी आएगा, तो वो आप पोटेंशियल तक टच नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सुझाव मेरा हमेशा रहेगा कि आप एक्टिंग भी साथ साथ करना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा सुझाव जो मैं मिस कर गया, जो शुरुआत में मैंने बात की थी पॉडकास्ट के, वो है ऑब्जर्व। जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कोई भी आपके आसपास का पब्लिक वगैरह में आप घूम रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ईयरफोन में गाना लगाकर सुनने की बजाय ईयरफोन हटाइए, लोगों की बातें सुनिए इनकी बातों को। जैसे ऑटो में बैठे जा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस बार ही मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। नहीं, ठीक 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 बात है भाई साहब। देखिए अब अखिलेश ने क्या किया मुझे पता है। अब ऐसी ये जैसी है, मैं ऐसा किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की जो पिक्यूलियर चीजें होती है ना, कि नहीं, 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 मेरी बात सुन। ये चीजें है ना, ये चीजें पकड़ इंसान तब पाएगा जब वो ऑब्जर्व करेगा। आप बिना ऑब्जर्व करे, अगर आपको कोई कैरेक्टर बोल दिया, आपको ये वॉइस ओवर करना है, इसका कैरेक्टर ऐसा है कि एक साउथ इंडियन डोसा वाले का है, तो आप वो कैसे करेंगे जब आपने कभी देखा ही नहीं उसे। सही बात। तो ऑब्जर्व करना हमेशा बहुत जरूरी है, हमेशा बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अच्छा बनाती हैं। अब बात आती है प्रोफेशनली कैसे लेके जाना है। नेटवर्क बहुत अच्छा बनाइए। कैरियर काफी ग्रोथेबल है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है इसमें। बिल्कुल है सर। एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हम कर तो लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें, वो प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड है, उन्होंने उस चीज को आने नहीं लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कितनी ग्रोथ है, कितना पैसा आदमी कमा सकता है, नहीं एक्चुअली कितना करियर में प्राइवेट success हो वाली जो सकता चीज है ना, वो तो ये है कि मैंने बोला आपको कि भाई देख, अभी ना यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, राइट लियो, राइट जाएगा, यहाँ पे एक पत्थर दिखेगा मील का, वहां से लेफ्ट ले लियो, गोल चक्कर दिखेगा, राइट लेके तू वहां पहुंच जाएगा। सबको पता है क्योंकि बहुत लोग वहां पे जा रखे हैं, तो उसे पता है कि भाई यहाँ तो मैं पहुंच तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन वहां मिलेगा क्या, छोटा सा वो तुमको पत्तल में हलवा करके चलो आगे बढ़ो, इज्जत भी नहीं करेंगे। ठीक है वो चीज। लेकिन मैं बोलूं भाई, लेफ्ट में जो है ना जंगल है, शेर वेर कुछ भी खा सकता है किसी भी दिन तेरे को, लेकिन अगर तो तू वहां पे चला गया, और मुझे नहीं पता क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग गए नहीं है, तो देख ले अपना, लेकिन मर भी सकता है। लेकिन हाँ, जिया तो ऐसा जिएगा कि कोई नहीं जिया आज तक। अब उस व्यक्ति के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर है कि वो क्या करेगा। अगर उसको वही पाथ फॉलो करना जो आज तक सबने किया है,
जिसको पता है कि रिवॉर्ड क्या मिलेगा उतना ही मिलेगा उसको भी। उसको पता है मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, इतनी की नौकरी लगी, इतने पैसे मुझे महीने के आएंगे कटकुटा के, वो वही करेगा, ठीक है सेफ है, इतना आना है। दूसरा बात है, जंगल है, अंधेरा है, कुछ नहीं पता, जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, जी जी, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। तो रिस्क वाली चीज है। अब प्राइवेट जॉब में तो ये होता है, लेकिन अब ये जो वॉइस ओवर या कला से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसके अंदर हर किसी का पाथ अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी कोई निर्धारित कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, वॉइस ओवर इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसका इसलिए ऐसा कोई पाथ भी नहीं है इस वजह से कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऑडिशन दे रहे हैं, इस तरह से अलग अलग एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ एजेंसीज होती हैं, अपने आसपास रिसर्च करें थोड़ा, एजेंसीज पकड़े, ऑडिशन दे, रेज्यूमे भेजे अपना, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं अपनी तरफ से। प्रोजेक्ट्स एज इन जैसे पोर्टफोलियो बनता है इसमें, तो आप उसमें कमर्शियल कर सकते हैं कि आज ही ले आइए अपने घर स्वादिष्ट बासमती चावल, ठीक है, इस तरह से एक वॉइस और ऐसा, एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कि जब भी आप काशी जाते हैं तो आप अपने मन के साथ साथ अपने तन को भी उसी के साथ, नेशनल जियोग्राफिक पे आपके हाँ, जो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, इस तरह से अलग अलग जॉनर्स के अलग अलग चीजों को आप रिकॉर्ड करके पोर्टफोलियो बनाइए और उन कंपनियों को भेजिए, एजेंसीज को, भेजते रहिए भेजते रहिए भेजते रहिए। आज नहीं कल रिवर्ट आएगा जरूर, लोगों को जरूरत रहेगी, आएगा जरूर। दूसरी चीज हर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी कीजिए, जितना अच्छा आप नेटवर्किंग कर सकते हैं आप कीजिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, मतलब मेरे को जितने भी मेरे अभी फिलहाल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, वो सबके सब नियरली सबके सब केवल और केवल नेटवर्किंग की वजह से मुझे मिले। अब वो ऑब्वियसली अब स्किल वगैरह भी एक रोल प्ले करती है, लेकिन स्किल आप दिखाओगे किसको जब आप किसी को जानते ही नहीं। कनेक्शंस होने बहुत कनेक्शंस होना आपको बहुत जरूरी है। आपकी फील्ड में आप जाइए, आपको पता है कि मान लीजिए कोई टेक फील्ड का है, आपको पता है मेरा सेमिनार यहाँ गुड़गांव में हो रहा है, घर से दूर है तो क्या हुआ, करियर ग्रो करना है ना, तो जाइए वहां जाओ, लोगों से मिलोगे, लंच ब्रेक होगा, चाय पानी पी रहे हो, बात करोगे, अच्छा आपने क्या किया, कनेक्शन, हाँ, तो ये कनेक्शन से कनेक्शन फिर उससे कोई मिलेगा, ये करते करते फिर आपका कनेक्शन का इतना ब्रॉड हो जाएगा, फिर आप उनको बोलो कि भैया एक्चुअली ना मैं वॉइस ओवर करता हूँ, क्या आप मेरे को कहीं बता सकते हो, वो बोलेगा यार ठीक है, मैं मेरे पास कभी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से लीड जरूर मिलेगी, अगर आपके पास कनेक्शंस है तो लीड आपके पास अपने आप आएगी। तो मेरे अभी तक के जितने भी वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स हुए हैं, नियरली ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कनेक्शंस दैट आई हैव बिल्ट ओवर दिस इयर्स, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी एक तरीका होता है, फ्रीलांसिंग एक दूसरा तरीका है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बढ़ सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब आपके पिटारे में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं एक वक्त के बाद, फ्रीलांसिंग से कुछ कर लिया, कुछ नेटवर्किंग से कर लिया, कुछ वॉइस एजेंसी के साथ काम कर लिया, फिर धीरे धीरे करके आप अपनी स्किल्स को ग्रो कीजिए। अब क्या पता अपने कैरेक्टर वॉइसेस को इतना उसमें आप इतने निपुण हो गए कि कल को आपको एवेंजर्स की किसी फिल्म से कॉल अप आ गया। जैसे फिल्मों में जो डबिंग देते हैं, इनकी क्या फीस रहती होगी? इनकी बहुत फीस रहती है सर। अच्छा। बहुत अथाह पैसा होता है इसमें। अच्छा। मतलब मैं आपको बताऊं कि मतलब ऐसे पता नहीं, अब खैर मैं तो प्रोजेक्ट पे बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि मेरे लेवल का, मेरे स्तर का अगर कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो वो पर मिनट बहुत आराम से 1000 से 3000 रुपए चार्ज कर सकता है। पर मिनट के हिसाब से पेमेंट होता है इसमें? हाँ जी, पर मिनट। अच्छा। पर मिनट, पर वर्ड्स, इस तरह से यूनिट्स होती हैं। अच्छा। आप मिनट का 1000 से 3000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। और एक फन फैक्ट बता दूं, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप 22 दिन वहां पे काम, 22 दिन काम कर रहे हैं, तो आपको दिन का 4000 रुपए मिल रहा है। दिन का 4000 रुपए आपका पूरा टाइम खा रहा है, आपकी बॉस जो है आपकी बेइज्जती भी कर रहा है, बंधे हुए हैं, आप फ्री नहीं है। यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्री में रिस्क है, जैसे मैंने बताया, जंगल है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी स्किल्स है। करेक्ट, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले भी करना होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं सलमान खान बनूंगा लेकिन मेरे अंदर हैबिट है नहीं सलमान खान जैसी, या उस तरह के टैलेंट है नहीं, और मैं सोच रहा हूँ तो वो गलत है। वही अब मैं भी मतलब थोड़ा सा इसमें स्मार्ट प्ले भी करना चाहिए। बिल्कुल मैं 3 इडियट्स वाली एडवाइस भी नहीं दूंगा कि पैशन फॉलो करो यार, बिल्कुल सक्सेस नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जगमग आएगी यार, वो नहीं। मतलब थोड़ा रियलिस्टिक रहना चाहिए। घर सबको चलाना है, सबको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, जरूरत पड़े नौकरी कीजिए साथ साथ, लेकिन साथ साथ समय निकाल करके ये सब चीजें साथ साथ ग्रो करते रहिए। इसे साइड हसल कहते हैं। जब आपकी साइड हसल आपकी नौकरी से 1.5 गुना ज्यादा आपको पैसा देने लगे, सबसे बेसिक नियम है, रूल ऑफ थंब यही है कि जब आपकी नौकरी जितना आपको पैसा दे रही है उससे 1.5 गुना ज्यादा आपका साइड हसल आपको पैसा देने लगे, नौकरी को राम राम कर दो, उसको जाने दो और अपना साइड हसल अच्छे से परस्यू करो। तो ये चीज होती है। अब इस तरह से अब आगे आप बढ़ सकते हैं। अब जैसे
करंट लेवल पे मैं बताऊं इससे आगे क्या हो सकता है। करंट लेवल पे डॉक्यूमेंट्रीज, नरेशंस, अनाउंसमेंट्स और मंदिरों में, शोज में, इन सब जगहों पे मेरे वॉइस ओवर्स होते हैं फिलहाल के तौर पे। अच्छा। उससे पेमेंट वगैरह आती है, कुछ चीजें आती हैं। मैं तो मेजरली सारा मैं ट्रिप्स पे लगा देता हूँ, मेरे को घूमने का बहुत शौक है। तो मैं कभी ऋषिकेश, मेरा मतलब दिल छान के देखोगे तो ऋषिकेश वहां मिलेगा और दूसरे कोने में काशी मिलेगा। तो मैं घूमने में बहुत खर्च करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है, कोई इसको मान सकता है कि टाइम और घूमने से, पैसा waste एक्सप्लोर है। करने से आपको नए आइडियाज मिले। अरे सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपका पॉडकास्ट से जो भी सुन रहा है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास समय है, प्लीज कम से कम 2 महीने में एक बार एक नियम बना लीजिए अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले, जैसा आपको अच्छा लगे, घूम के जरूर आओ। घूम के मतलब ये नहीं कि चल भाई चांदनी चौक चले गए, इंडिया गेट चले गए, आइसक्रीम खा के। अरे ये कोई घूमना होता है? ऐसी जगह जाओ जहाँ का कल्चर आपसे अलग हो, जहाँ आप रह रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे नई चीज हो हाँ। सकती और है। अगर आप धर्म, जैसे आप यूपी हो और आप तमिलनाडु रहे हो घूमने, हाँ तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि यार अच्छा यहाँ पे बिल्कुल। ऐसे खान पान है, ऐसे हाँ। लोग हैं, ऐसे यहाँ की पूजा और होती मेरी है। मेरी प्रेफरेंस जो होती है वो हमेशा से, हर किसी की हो ऐसा जरूरी जी। नहीं। मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं तीर्थ स्थलों पर जाऊं। तीर्थ स्थलों पर, शिव जी के तीर्थ स्थलों पर ज्यादा मेरे को थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो वहां जाऊं। ऋषिकेश गए हैं, गंगा जी के किनारे कब बैठे बैठे 3 से 5 घंटे हो गए पता भी नहीं लग रहा है। वहां पे ऋषिकेश में गीता भवन की कचौड़ी है, वो खा रहे हैं बैठ के, बैठे हैं बहुत, मतलब आप मुक्त हो जाते हैं आप संसार से ना। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। तो जब आप इस तरीके के, अब मैं ये बता रहा था खैर कि पैसा जो आता है मैं अभी इस तरह से लगाता हूँ, बट खैर आगे अब यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता जो है वो ये है कि मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना शुरू किया है। मैंने अपने नेटवर्क से उठ के अलग से चीजें बनाने का शुरू किया है। मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे करके जो फिल्म्स क्रिएट करते हैं, जो एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ कि मुझे कैरेक्टर वॉइसेस करनी है। और फिर इसी तरह से एक ट्रेजेक्टरी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की चलती है। आपने बताया कि आप सुनील ग्रोवर जी से इंस्पायर हुए हैं, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आपका फेवरेट कौन है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट में एक शमी नारंग जी है फॉर श्योर, क्योंकि शमी नारंग जी मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट के उन लोगों में से हैं जो पायनियर्स कह जाते हैं अपने टाइम के। उन्हीं के ही टाइम के हैं एक चेतन शशिताल जी। चेतन शशिताल जी, अगर शायद आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए चेतन शशिताल और उनके आप वॉइस ओवर सीखिए। जैसे मैंने आपको मिमिक्री का कुछ बताया ना, वो आपको मिमिक्री का तोड़ तोड़ के बताएंगे कि जैसे वो आपको दिखाएंगे कि अगर मैंने एक आवाज निकाल रहा हूँ शक्ति कपूर की, ओ ललिता, और इसमें से आपने बेस कट कर दिया तो कर थोड़ा सा वो ऐसा पूरा एडजस्ट करके दिखाते हैं कि इस आवाज में से आपने बेस हटा दिया तो आपकी इस कैरेक्टर की बन गई, ये सब चीजें। तो वो मास्टर माइंड है मतलब इसके। और इससे ही सुमेध शिंदे हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं इस फील्ड में। आपका फेवरेट कौन है? मेरे यही फेवरेट्स, सच मेरा ऐसे फेवरेट कोई नहीं है, बट एक लीग में अगर मैं कहूँ तो मेरे फेवरेट यही है जो मैंने नाम लिए। सुमेध शिंदे, सुनील ग्रोवर सर फॉर श्योर, चेतन शशिताल, शमी नारंग जी, ये सब कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अरे हाँ, मैंने का नाम कैसे भूल गया, शरद केलकर। अच्छा। शरद केलकर वो हस्ती हैं जिन्होंने बाहुबली में प्रभास की वॉइस की है, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, वो वाली चीज बहुत जबरदस्त उनकी आवाज है। मतलब मैं उनकी टक्कर की आवाज कभी पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन वो अल्टीमेट लेजेंड है अपनी उस फील्ड के। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स से। किस पॉलिटिशियन को आप पसंद करते हैं और अगर आप उसकी वॉइस नहीं कॉपी कर पाए? एक वक्त था सर कि मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। बड़ा मजा आता था, लेकिन थोड़ी सी सुध-बुध आई, थोड़ा सा समझ में आया, मीडिया चैनल्स के हट के थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लोर करके देखा तो समझ में आया कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस संसार में, भारत में खास तौर पे, अगर आप किसी पॉलिटिशियन के फैन हैं, अगर आप किसी के ऐसे हैं कि भाई मैं इस फलाने पॉलिटिशियन के खिलाफ सुन नहीं सकता, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा है ना खुद से धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन से कभी फैन मत होइए। अगर आप पॉलिटिक्स में है, मतलब पॉलिटिक्स एज इन, अगर आप किसी पॉलिटिशियन के फैन हो जा रहे हैं ना, आप उसकी गलतियां देखना बंद कर देंगे, आप उसकी कमियां देखना बंद कर देंगे। तो देशवासियों से, जगह जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, उनसे एक अनुरोध ये रहेगा कि आप जो है ना पॉलिटिशियंस को अपना हीरो, अपना आइडल, एक लेजेंड, एक बहुत बड़ी फिगर के रूप में देखना बंद कीजिए। वो कोई नहीं है, वो आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप उनसे ऊपर हैं, आप उन्हें चुन के उस गद्दी पे बिठाते हैं जिस गद्दी की कई बार लोगों को अकड़ हो जाती है। तो आप उस गद्दी के कर्ता धर्ता आप ही हैं। कई बार आप लोग तो मीडिया के हैं, आप लोग जानते होंगे कैसे
एक एक वोट से भी कई बार नेता हार जाते हैं, जी, जीत जी। जाते हैं। तो आपका वो एक वोट हो सकता है, तो आप नेता से ऊपर है, नेता आपसे ऊपर नहीं है। कलेक्टिवली जब पूरा भारत इस चीज को समझेगा ना, तब एक जाकर के वहां तक ये संदेश जाएगा, तब लोगों को ये चीज समझ में आने लगेगी। आज दिल्ली के इलेक्शन में हमने देखा इस बारी, जब एक दौर आया जब दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको लगा कि वो मालिक हैं दिल्ली के, उनका एक बड़ा वायरल हुआ कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम हैं। ये ऐसे। कॉपी अरविंद केजरीवाल की वॉइस आप करके पहले करता था, कैरिकेचरिस्ट अच्छा। करता था उनकी भी। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, और देखिए जी मोदी जी ने बहुत गलत किया जी, हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारी लाल बत्ती उन्होंने हटा दी, हाँ लेकिन हमारे शीश पर उन्होंने बनने दिया जी। मतलब मैं नहीं जानता कितना अच्छा कितनी बुरी है ये, अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन एक बस मैं वो कैरिकेचरिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लालू यादव की आप निकाल पाएंगे मिमिक्री? बुड़बक, क्या सुनना चाहते हो? हाँ, इतना वृद्ध हो गए हैं ससुर, तब भी हमसे मनोरंजन कर रहे हो? हाँ, पर हमसे बढ़िया तो अब वो नीतीशवा है ना, वो बढ़िया एंटरटेनमेंट कर रहा है, देखिए बहुत बढ़िया। ऐसे का सा। और नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी जी की इतनी अच्छी नहीं आती, ट्राई कर सकता कोशिश हूँ। करती हाँ, प्यारे देशवासियों, आज रात मध्यरात्रि से आप सभी के गंदे पुनारे एक्सेस बैन कर दिए जाएंगे और उन सभी को मेरी तरह हिमालय की वादियों में भेज दिया जाएगा भैया बहनों। बताया ऐसे ही, मेरे को पता नहीं कैसे लगी होगी। अच्छा किया आपने। जी जी। तो मेरा बस यही था ना, पॉलिटिक्स में कितना इतना फैन मैन किसी का नहीं। आपकी सोशल मीडिया पर रील काफी वायरल हुई और 5 मिलियन से ज्यादा उस पर व्यूज आए हैं और लगातार उस पर व्यूज आ रहे हैं और अब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो घूमने और आपको लोग पहचान रहे हो कि अरे आप वही हैं जो मेट्रो में थे, एक बार वो उस वाली रील को एक बार आप फिर से दोहरा के दिखाई, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक दो बार हुआ था, मतलब 2023 में जब ये रील वायरल हुई थी तब 2-3 बार हुआ था। अच्छा। और रिसेंट का मैं किस्सा बताता हूँ, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। मैंने अभी पिछले महीने मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो वहां पर जाके मतलब मैं जा रहा था बहुत टाइम तक, और जिम ट्रेनर नॉर्मल जैसे रहते हैं वो रहते थे बिल्कुल। तो अभी मेरा वो जो दिल्ली मेट्रो की एक और ऐड मेरी जो वायरल हुई थी यस मैडम के साथ में, तो वो मैंने रिकॉर्ड की और वो भी अच्छी खासी वायरल गई। अच्छा। उन्होंने कैंपेन में अपने कुछ मीम पेजेस के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था। तो मैं जिम गया नॉर्मल जैसे मैं जाता हूँ, और मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। तो उससे एक दिन पहले मैं गया नहीं था, तो उसने ना जिम ट्रेनर ने मेरे को दूर से आवाज लगाई, भाई। मैंने कहा बाप रे, कहीं अब ये ना बोले कि कल आएगा नहीं था। कह रहा इधर आना। मैंने कहा हाँ भैया आया। मैं गया, चलो छोटे भाई के सामने बेइज्जती होगी। मैं गया जी भैया। कह रहे आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा कृष्णांश। कृष्णांश। कह रहे वो आप ही हो गया वो जो दिल्ली मेट्रो की करते हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा, फिर उसने बुलाया सबको, अपने जो बड़ा भाई उनके हैं वो अच्छा। सब अपने आसपास के दोस्त यार सबको बुला लिया और दिखा रहे। फिर उन्होंने पहले वो पेज खोला, trolls.official का मेम पेज। क्या फिर ऐसे देख रहे हैं, यार ये तो यही है यार, ऐसे करके। तो कह रहे कि आप, फिर एक था कह रहा भाई आप ही करते हो? मैंने कहा हाँ मैं ही करता हूँ जैसे। कह रहे तुम ना? फिर मैंने कहा अगला स्टेशन सोनिया विहार है, इस तरह से। अब वो पागल हो गया, वो सोच रहा वो लड़का कि आज मैंने अपने जीवन में पता नहीं क्या चीज देख ली कि मैंने ये सुन लिया। सुपरस्टार से मुलाकात हाँ, हो गई। अब उसका अगला सवाल सुनिए। जैसे हम जिस एरिया से आते हैं वो सोनिया विहार है। अच्छा। वो दिल्ली का इतना कोई बहुत खूबसूरत जैसा बहुत प्यारा वो नहीं है सिटी, सिटी कह रहा हूँ, कोई इलाका नहीं है, बहुत मतलब मीडियोकर टाइप की वो जगह है। तो उस जगह पे मतलब जैसे बहुत क्राउडेड सा रहता है ना, ऐसा टाइप का। तो वहां पर उसने मेरे से पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं ही आप सोनिया विहार थाने के पास में। कह रहा सोनिया विहार रहते हो? तो जिम ट्रेनर उसको कह रहा तो भाई क्या टैलेंटेड लोग सोनिया विहार में नहीं रह सकते हैं क्या? तो वो इतना हैरान होगा कि है सोनिया विहार, मतलब वो ये सोच रहा था कि मैं थाईलैंड या बैंकॉक या यूएस वगैरह से रोज यहाँ जिम करने आता हूँ ताकत पे वापस जाता हूँ। तो मतलब एक पता नहीं, एक अरे आओ बैठो। एक वो ना रिंकू भाभी का एपिसोड आप देखेंगे ना, मक्खी आती है वो ऐसे बोल, ये मक्खी हमारी उंगली पर आके बैठ गई है। फिर वो बोलते हैं
फिर वो अब जैसे बैठी ना मक्खी, तो उसको बोलेगी कि मक्खी हमेशा स्वीट चीजों पर बैठती है, हम बहुत ज्यादा स्वीट है इसलिए बैठे हैं। तो राजेश अरोड़ा होते हैं, कपिल शर्मा, फिर वो बोलते हैं बड़े मक्खी और भी चीजों पे बैठते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो ये वो मक्खी देख के मेरे को सही नहीं याद आया, वो सेम ऐसा ऐसा उंगली पे बैठते वो दिखा रहे होते हैं उनको ऐसे करके ना, वो तो ये देख के याद आया। बट खैर ऐसा रहता है कि लोगों में उत्साह तो रहता ही है, और कुछ लोगों के मेरे पास डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि जब आप मिमिक्री कर रहे थे मेट्रो में, तब मैंने भी देखा था। तो जैसे उन्होंने बड़ा जो 1857 का कोई रिवोल्ट देखा हो अपनी आंखों के सामने, कि मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो बात होती थी उनसे फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। आपके वीडियो वायरल होने के बाद आपको कहीं फिल्म इंडस्ट्री से आपको ऑफर आया, कैसे आपकी जिंदगी बदली उस वायरल होने? फिल्म इंडस्ट्री से तो मतलब अभी तो नहीं आया, बचपन में एक बार आया था, 17 का मैं था तब आया था। मनीष पॉल करके एक हाँ एक एक्टर है, तो उनका एक शो आना था, मूवी मस्ती विद मनीष पॉल करके, जी न्यूज पे, सॉरी जी टीवी पे। तो अब वो कॉमेडी शो था, उसके लिए जो उस वक्त कपिल शर्मा शो के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रोडक्शन ग्रुप था, उसका नाम था लिल फ्रोडो प्रोडक्शंस। अच्छा। प्रीति सिमोज और नीति सिमोज उनको चलाते थे। तो उनको मैंने किसी तरह, सुनील ग्रोवर सर ने मेरी स्टोरी किसी दिन ऐड करी होगी। अच्छा। अब उनसे उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने देखा होगा यार ये कौन है, तो मेरे को एक दिन कॉल आया कह रही कि हाय दिस इज रवीना फ्रॉम लिल फ्रोडो प्रोडक्शंस, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर कृष्णाश। मैं कहा यस। तो कह रही हाय आई गॉट योर नंबर फ्रॉम प्रीति सिमोज मैम। मैं कहा अरे बाप रे, क्योंकि मैं जानता था, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता था कपिल शर्मा शो को, मैं जानता था डायरेक्टर का नाम क्या, प्रोड्यूसर का नाम क्या। मैंने कहा अच्छा क्या करना है फिर? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वी आर बिगिनिंग अ शो कॉल्ड मूवी मस्ती विद मनीष पॉल ऑन जी टीवी, इट्स अ कॉमेडी शो, गेम शो, एंड वी नीड यू इन दैट शो। मैंने कहा अच्छा। तो मैं ट्यूशन में था उस वक्त, मेरा यमुना विहार में मेरा ट्यूशन था उस वक्त, और मतलब मैं निकला था वहां से। तो फिर तो उन्होंने बोला कि आप ना आज शाम तक मुझे ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो, अब जो जो मैं मिमिक्री करता हूँ वो करके भेजो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने फोन काटा है, और मेरा ट्यूशन 5-6 बजे जब भी खत्म हुआ, अब सर मेरे घर तक मुझे पहुंचने में ट्यूशन से लगता था 40-45 मिनट। उस दिन मैं मतलब मिल्खा सिंह की तरह भाग के 25 मिनट में वो मैंने रास्ता कवर किया है, जो गाड़ी वाड़ी से भी कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भाग रहा हूँ पागलों की तरह, मैं मतलब देख रहे हैं लोग, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मेरा पैर मुड़ रहा है, कुछ बाहर में जाए, मुझे पहुंचना है घर, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी निकल जाती तो मुझे बहुत दुख होता। मैं घर पहुंचा हूँ, जल्दी से पहुंचा, अपनी वो सारी ट्यूशन की किताबें लिखी, स्टैक किया थोड़ा सा उसको, और हल्का सा ऊपर की किताबों को पीछे करके उस पर ट्राइपॉड जैसा बनाया, फोन से रिकॉर्ड करके ऑडिशन उनको मैंने सेंड कर दिया। और अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अब होगा। अब जैसा मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था, दिमाग चला, अब ये शो मिलेगा, अब ये शो मिलेगा, फिर एक आधी मूवीज ऐसी है, फिर करण जौहर को थोड़ी मूवीज मना करनी पड़ेंगी, देखो व्यस्तता ऐसी रहेगी, रोहित शेट्टी में, ये सारी चीजें दिमाग में आने लगी। तो मैं सुनील ग्रोवर के साथ खुद को इमेजिन कर चुका था, मतलब मैं इसमें विश्वास कर चुका था कि ये तो होना ही होना है। ठीक है। तो अगले दिन कॉल आया उनका, रवीना मैम का, और उन्होंने बोला कि ऑडिशन पसंद आया, यू आर सिलेक्टेड, एंड गणेश फ्रॉम आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून एंड ही विल लेट यू नो एवरीथिंग। तो गणेश जी का हमारे पास में फोन आया। अच्छा। मतलब वो भगवान वाले गणेश जी नहीं, वो जो उनके टीम मेंबर गणेश जी थे, तो उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने बोला कि ऐसा सा पूरा डिटेलिंग दी। उन्होंने कहा कि आपको ट्रैवल का हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपकी फ्लाइट की टिकट। मैंने कहा फ्लाइट की टिकट? तो उन्होंने कहा फ्लाइट की टिकट, रहना खाना सब आपको देखेंगे, और वहां पे आपको जो इसके शो के लिए आपको जो अमाउंट देंगे वो उन्होंने कुछ बताया, और अमाउंट ऐसा मेरे ख्याल से कोट नहीं करना चाहिए जितना मैंने सुना है, बट इट इज लाइक अभी आप आईफोन 16 प्रो अमाउंट से खरीद सकते हैं, उतना वो अमाउंट था। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, पापा मेरे को रोज 60 रुपए देते थे ट्रेवलिंग के, कि भाई ले टीटी से बस से आ जाइयो, और यहाँ मेरे को वो घूमने को भी मिल रहा है, फ्लाइट से यात्रा भी मिल रही है, जा रहे हैं अपना, है ना? मनीष पॉल के ऐसे कंधे में हाथ लग के बैठे हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो अपना, वो मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट आया, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने भरा, सब कुछ एज डिटेल सब कुछ। लेकिन अब किस्मत देखिए कि महादेव ने कभी बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होता है जीवन में, या कभी शायद नहीं भी सोच रखा होता। तो उसमें हुआ क्या, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है वो करेक्ट है। मैंने कहा हाँ करेक्ट है, 28 अक्टूबर 2002, सही है।
कह रहे 18 साल के नहीं हुए। आप 18 साल के नहीं हुए, आप 17 साल के हैं। मैंने कहा तो क्या मतलब, मैंने कहा चाइल्ड एक्टर्स भी तो होते हैं आपके शोज में, आप मेरे को बुला लीजिए, मैं ऑलमोस्ट 18 को तो हुई। कह रहे नहीं, जब तक चाइल्ड एक्टर एक एस्टेब्लिश चाइल्ड एक्टर नहीं है, उसने पहले से वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसको, हम 18 से बिलो अलाउ नहीं कर सकते। सो वी वुड हैव टू पास दिस टाइम, बट वील श्योरली कनेक्ट अगेन। वील श्योरली कनेक्ट अगेन इस ब्रह्मांड की सबसे झूठी लाइन है। उसके बाद से ना वो प्रोडक्शन हाउस चला, ना वो शो भी फ्लॉप हो गया था। तो आज भी जब कभी कोई मिलता है बोलता हूँ भाई मेरे को नहीं लिया था उन्होंने, इसलिए जो फ्लॉप हुआ। मजाक में खैर बोलता है, बट वहां वो 1 साल की वजह से वो मेरा मिस हो गया। पता नहीं फिर क्या पता उसकी एक अलग प्लानिंग रही होगी, मैं उस चीज को ज्यादा ऐसा कोई रिग्रेट नहीं करता हूँ। मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, वो शो इतना चला भी नहीं जितना वो लगा था। तो खैर अलग चीजें हैं बहुत, ये तो इस तरह से रहा था। बट अभी उस मेट्रो रील के बाद से अभी तक तो ऐसा कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह सच कोई वो आया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन लोगों के पास में अब स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये सब चीजें और बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं। सर आपसे काफी कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई और काफी अच्छा ये पॉडकास्ट हमारा रहा। थैंक यू। यदि कोई भी दर्शक या कोई भी आपको जो फॉलोअर है आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हु कृष्णांश नाम से मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है। अच्छा। मिमिक्री तो नहीं, लेकिन एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, उस पर मैं नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूँ। एंटरटेनिंग वे में कोशिश करते हैं, फिल्म मेकिंग के, स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट्स लगा करके। वो दी एपिक भारत नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाकर आप उसको रेफर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि कोई भी सर से कांटेक्ट करना चाहे तो उस लिंक के माध्यम से संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है जी। और बाकी प्रोफेशनली का भी आप बात करना चाहें तो contactkrishnaansh@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है। रेगुलरली मैं ईमेल्स वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। बाकी हमेशा दोस्त बनाने के लिए हम रेडी हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमने बात की कृष्णांश शर्मा जी से और कई अहम जानकारियां प्राप्त की, कैसे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैरियर बना सकता है। सर ने कई सारे आर्टिस्ट को कॉपी भी किया और ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका, आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती समय में दिया और आई होप कि ये वीडियोस हमारी काफ़ी वायरल हो, जैसे आपकी वो 5 मिलियन व्यूज़ वाली रील्स आपकी वायरल हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।